हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक और कमाल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन हीरो फैंग को देखते हैं जो कि आज अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने वाला था और उसकी मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ पे उसकी लिन फैमिली के साथ साथ और भी काफी सारी फैमिलीज के लोग आए हुए थे और फैंग के ग्रैंडफादर वहाँ पे बाकी सभी लोगों के सामने अपने पोते की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे, जो सुनकर बाकी सभी फैमिलीज के लोग भी फैंग की मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फैंग उन लोगों की सिटी का नंबर 1 जीनियस था। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी फैंग वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए एक जगह पे बैठ गया था। पहले तो फैंग का मार्शल सोल लेवल सिर्फ 5 निकल के आता है, पर फैंग अभी तक भी वहाँ पे अपनी जगह से नहीं उठा था, जिसका मतलब था कि वो अपने लेवल को अभी और ज्यादा बढ़ाने वाला था। और तभी देखते ही देखते उसकी मार्शल स्पिरिट जो कि एक सोर्ड थी, उसका कलर अचानक ही वहाँ पे चेंज होने लगता है, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पर्पल कलर लेवल 7 को रिप्रेजेंट करता था और इतनी यंग एज में किसी का लेवल 7 पे होना बहुत बड़ी बात थी। इवन आज तक पूरे टियान वू किंगडम में ऐसा कारनामा कोई भी नहीं दिखा पाया था और फैंग के इस कारनामे की वजह से उसकी लिन फैमिली का नाम पूरे टियान वू किंगडम में बहुत जल्द फैलने वाला था। लेकिन फैंग तो अभी भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था और उसने देखते ही देखते वहाँ पे लेवल 8 को भी अचीव कर लिया था, जो कि वहाँ पे हर किसी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पर जैसे ही फैंग वहाँ पे अपनी मार्शल सोल को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे पीछे से उसकी फियांसी जिसका नाम जी मिंग था, वो वहाँ पे फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी मार्शल सोल को चुरा लेती है। ये सब देखकर तो वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जी मिंग ने ऐसा क्यों किया। पर फैंग के ग्रैंडफादर तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से जी मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो कि वहाँ पे सभी को सर्व कर रही थी, वो बीच में आते हुए फैंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करके उन्हें भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। और तब तक जी मिंग ने वहाँ पे फैंग की मार्शल सोल पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे फैंग के पास आकर उसके सर के ऊपर अपना पाव रखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जैसे एक मामूली क्लैन का लड़का मेरे जैसी एक कितनी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल लड़की को अपना बना लेगा। मैं तो तुम्हारे साथ बस तुम्हारी मार्शल सोल की वजह से रह रही थी। इवन हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि जी मिंग इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने अकेले वहाँ पे लिन फैमिली के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, और ये सब वो सिर्फ फैंग की मार्शल सोल पावर की वजह से ही कर पाई थी। और इसी तरह जी मिंग वहाँ पे उस ओल्ड लेडी मास्टर के साथ लिन फैमिली का फ्यूचर खत्म करते हुए एक पोर्टल बनाते हुए वहाँ से चली गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फैंग जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो भी अचानक ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही फैंग वहाँ पे बेहोश होता है तो अचानक ही वहाँ पे उसके गले में पहना हुआ उसको जेड लॉकेट चमकने लगा था, जिसकी वजह से फैंग की सोल वहाँ से होते हुए एक अलग ही जगह पे जाने लगी थी। और तभी फैंग को वहाँ पे अपने माइंड में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, अब आपकी फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है। और इस आवाज के साथ ही अचानक ही वहाँ पे फैंग की आंखें खुल जाती हैं। पर जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए खड़ा होता है तो वो वहाँ पे खुद को किसी अलग ही जगह पे पाता है जहाँ पे काफी सारे गुड्स के ग्रेवयार्ड बने हुए थे। और अभी फैंग वहाँ पे उस जगह को देखते हुए कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे बाई योंग नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए फैंग को बताती है कि तुमने अनजाने में अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से आज से तुम इस जगह के मास्टर हो। पर फैंग तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, जो कि बाई योंग भी अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए अचानक ही वो वहाँ से फैंग को लेकर एक फिनिक्स फ्लेम के सामने आते हुए उसे बढ़ा है, जो कि अपने टोम को तोड़ता हुआ बाहर आ गया है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इसकी पावर को ऑब्जर्व करते हुए तुम्हें अपने कंट्रोल में लाना होगा। और इसी तरह जब जब यहाँ से बने हुए टोम से किसी गॉड की स्पिरिट बाहर आएगी तो तुम्हें उनके ऊपर कंट्रोल करते हुए उनकी पावर को ऑब्जर्व करना होगा। और जैसे जैसे तुम यहाँ पे इन गॉड्स के टोम्स को डिस्ट्रॉय करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें उन सभी गॉड्स की यूनिक स्किल्स भी मिलती जाएंगी, जिनकी मदद से तुम खुद को पावरफुल बनाते हुए अपनी और अपनी फैमिली की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला टास्क है इस फिनिक्स गॉड की पावर को ऑब्जर्व करते हुए उसे रिफाइन करना। भाइयों की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है, आज तक मैं बस लोगों से गॉड्स के टोम्स के बारे में सुनता ही आया था, आज मैं पहली बार किसी गॉड के टोम को अपने सामने देख रहा हूँ, और वो भी एक नहीं इतने सारे, जबकि बाकी लोग तो किसी गॉड के टोम को ढूंढने के लिए अपनी पूरी पूरी लाइफ गवा देते हैं, फिर भी वो लोग किसी एक सिंगल गॉड के टोम को भी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अब जब किस्मत मेरा साथ दे रही है तो मैं भी इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और खुद को यहाँ पे ताकतवर बनाते हुए अपने हर एक दुश्मन को बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और ये सोचकर फैंग वहीं पे बैठकर उस फिनिक्स फ्लेम को वहाँ पे रिफाइन करने लगा था। ये देखकर उस फिनिक्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे फैंग के पास आकर उसे अपनी फ्लेम में जलाने की कोशिश करता है। पर आज फैंग ने भी यहाँ पे ठान ली थी कि अगर उसे अपनी किस्मत को चेंज करना है तो उसे ये दर्द तो बर्दाश्त करना ही होगा। और इसी तरह वहाँ पे देखते ही देखते बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार फैंग ने वहाँ पे उस फिनिक्स को अपने कंट्रोल में ले ही लिया था। और जब बाई योंग ये देखती है तो वो भी वहाँ पे फैंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे फैंग को एक और एंशिएंट गॉड की टॉम को भी रिफाइन करने के लिए कहती है। पर ये एंशिएंट गॉड जो कि फॉर्मेशन बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था, उसकी सोल को रिफाइन करते हुए फैंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस एंशिएंट गॉड की सोल वहाँ पे फैंग के ऊपर अटैक करते हुए फैंग को उसकी सोल को रिफाइन करने से रोक रही थी। और देखते ही देखते फैंग ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स फ्लेम का यूज करते हुए उस एंशिएंट गॉड की सोल को भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था। पर ये देखकर वहाँ पे बाकी एंशिएंट गॉड्स फैंग से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, और जैसे वो एंशिएंट गॉड्स वहाँ पे फैंग को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं तो फैंग का फिनिक्स उसे वहाँ से लेते हुए उस जगह से बाहर आ गया था। और आज यहाँ पे एक साथ दो एंशिएंट गॉड की सोल्स को रिफाइन करने की वजह से फैंग की बॉडी के ऊपर 2 डिवाइन पैटर्न्स भी बन गए थे, जहाँ अपने एक पैटर्न के अंदर फैंग किसी भी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व कर सकता था, तो वहीं दूसरी डिवाइन पैटर्न ने वहाँ पे फैंग की कल्टीवेशन स्पीड को पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। और अभी फैंग वहाँ पे बाई योंग से कुछ और बातें
पूछ पाता उससे पहले ही अचानक वहाँ पे उसका पेंडेंट एक बार फिर से चमकने लगा था, जिसका मतलब था कि अब फेंग का यहाँ से जाने का वक्त हो गया था। और जैसे फेंग वहाँ से जाता है तो अचानक ही बाई योंग वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहती है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्या ये 20 सालों में खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना पाएगा कि ये आगे चलकर उन गोड्स का सामना कर पाए। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स फेंग को ठीक करने में लगे हुए थे, पर अब उन सभी ने वहाँ पे फेंग के ठीक होने की उम्मीदें छोड़ दी थी। इवन उसके अपने ग्रैंडफादर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने पोते को ठीक करने के लिए उसे अलग अलग टाइप के मेडिसिन खिलाए जा रहे थे, पर उनमें से किसी भी मेडिसिन का फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब फेंग ने भी फाइनली अपनी आंखें खोल ली थी और उसे वो सब एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि लिन फैमिली के हर एक पर्सन के अंदर सूट ब्लड लाइन थी, इसलिए फेंग को ये सब बस एक सपने की तरह लग रहा था। और फेंग को वहाँ पे जगा हुआ देखकर वहाँ पे बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम सुनर था, वो और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और फेंग यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की हालत देखकर अच्छी तरह से समझ गया था कि उनकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए फेंग ने वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ साथ सुनर को भी वहाँ से वापस आराम करने के लिए भेज दिया था। और जैसे वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो फेंग अपनी ब्लड लाइन को अपनी मेरिडियंस के अंदर सर्कुलेट करते हुए पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे जो सपना आया था वो सब सच था या झूठ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही फेंग की ब्लड लाइन उसके मेरिडियंस में पहुंचती है तो वहाँ पे फेंग के फोरहेड के ऊपर एक फिनिक्स मार्क आ जाता है, जो देखकर फेंग वहाँ पे समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि सब कुछ सच था। और ये पता चलते ही फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। इवन उसने वहाँ पे बैठते हुए एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी थी, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ साथ फिनिक्स की भी स्पिरिट आ चुकी है और ऊपर से उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर तो फेंग खुद भी वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे मैं आपको इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दूं। इस यूनिवर्स में टोटल 10 रियलम्स हैं, जिनमें सबसे पहला आता है ब्लड क्लोटिंग रियलम, जिस पे अभी फेंग था। दूसरे पे आता है जीनियस मार्शल आर्ट्स रियलम, थर्ड पे आता है स्पिरिट मार्शल रियलम, फोर्थ पे आता है हेवनली मार्शल रियलम, उसके बाद डिवाइन रियलम, फिर गॉड रियलम, फिर निर्वाणा रियलम, फिर डोंगटियन रियलम और सबसे आखिर में आता है इन्फिनिटी रियलम। और इसी तरह फेंग को वहाँ पे कल्टीवेट करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ अब उसके सभी घाव भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, जो कि उसकी फिनिक्स मार्शल सोल की वजह से ही हो रहा था। और तभी सुनर वहाँ पे फेंग के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन अभी वो वहाँ पे फेंग को खाना खिला ही रही थी कि तभी अचानक ही वो वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है। असल में सुनर फेंग की सगी बहन नहीं थी, फेंग के फादर ने उसे अडॉप्ट किया था और डॉक्टर्स का कहना था कि उसका जन्म उस पॉइजन के साथ ही हुआ है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। पर अब क्योंकि फेंग के पास डिवाइन पैटर्न था तो उसकी मदद से फेंग ने वहाँ पे सुनर के पॉइजन को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और इस तरह देखते देखते फेंग ने वहाँ पे वक्ती तौर पर तो सुनर को ठीक कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये पॉइजन सुनर की ब्लड लाइन में था इसलिए फेंग को भी अभी उसका परमानेंट इलाज नहीं पता था। पर वो सुनर से वादा करते हुए कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारी बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकाल के रहूंगा। और ये कहकर फेंग वहाँ पे सुनर के लिए मेडिसिन खरीदने के लिए फैमिली के पवेलियन हाउस में आता है, जहाँ सभी लोग फेंग को देखते हुए उसके बारे में बातें करते हुए कह रहे थे अब तो इस लड़के की मार्शल सोल इससे छिन चुकी है, इसलिए ये किसी कचरे से कम नहीं है। और इस वजह से उस पवेलियन हाउस का एल्डर भी फेंग को मेडिसिन देने के लिए मना करता है, क्योंकि उनके मुताबिक अब फेंग लिन फैमिली के लिए किसी भी काम का नहीं था। और अभी फेंग वहाँ पे उस एल्डर से कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पे थर्ड एल्डर के बेटे लिन युआंग की एंट्री होती है, जो कि ब्लड क्लोटिंग रियलम के सेकंड लेवल पे था। वो वहाँ पे आकर फेंग का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे फेंग शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन वो एल्डर भी वहाँ पे लिन युआंग का ही साथ दे रहा था। और ऊपर से वो एल्डर फेंग की बताई हुई मेडिसिन जो कि एक हेवनली ग्रास थी उसे बाहर निकालते हुए फेंग से कहता है कि अगर तुम्हें ये हेवनली ग्रास चाहिए तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले लिन युआंग को हरा कर ये साबित करना होगा कि तुम वाकई इस हेवनली ग्रास को लेने के काबिल हो। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग उल्टा उससे ही कहता है कि अगर मैं ये फाइट जीत गया तो मुझे एक नहीं 10 हेवनली ग्रास चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि उस एल्डर को लिन युआंग की पावर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो भी यहाँ पे फेंग के इस चैलेंज को मान जाता है। जिसके बाद फेंग और लिन युआंग दोनों फाइट करने के लिए पवेलियन हाउस के बाहर बैटल अरीना में आ गए थे और फेंग को हराने के लिए करता है, लेकिन फेंग तो वहाँ पे उसके हर एक हमले को डोज करता जा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे लिन युआंग का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। और अब वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते उसने वहाँ पे लगातार फेंग के ऊपर अपनी सोट से हमला करते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। जिसके बाद लिन युआंग वहाँ पे फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि तुम्हारे जैसे कचरा मेरा सामना नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक ही फेंग का एटीट्यूड वहाँ पे चेंज हो जाता है और अभी तक फेंग जो कि लिन युआंग से मार खा रहा था वो देखते ही देखते अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए लिन युआंग को जाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। और फेंग का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो लिन युआंग को लगता है तो लिन युआंग बेचारा वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और ये देखकर तो वहाँ पे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फेंग ने यहाँ पे अपनी मार्शल सोल के बगैर ही लिन युआंग को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। पर अब क्योंकि वो एल्डर वहाँ पे हार चुका था इसलिए उसने चुपचाप वहाँ पे फेंग को 10 हेवनली ग्रास दे दी थी। और जैसे फेंग वहाँ पे उन हेवनली ग्रास को लेकर जाता है तो वो एल्डर वहाँ पे लिन युआंग की बॉडी को देखते हुए कहता है ओ तो अब मैं समझा इस लड़के फेंग ने लिन युआंग को हराने के लिए इसे पॉइजन दी थी। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। वहीं दूसरी तरफ फेंग ने उस हेवनली ग्रास का सूप बनाते हुए उसे सुनर को वहाँ पे खिला दिया था, जिसकी वजह से अब सुनर की हालत भी वहाँ पे पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। और सुनर को वहाँ ठीक कर अचानक ही फेंग को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपने मन में कहता है कि सुनर के ब्लड लाइन में ही वो पॉइजन मौजूद है, अगर मैं ऐसे सुनर की एक मार्शल सोल बना दूं तो ये पॉइजन सुनर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पर अभी फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे लिन युआंग के फादर की एंट्री होती है। जैसे उस एल्डर ने बहुत ही चालाकी से बता दिया था कि आपके बेटे लिन
लिन युआंग को हराने के लिए फेंग ने उसे पॉइजन दिया था। इसलिए लिन युआंग का फादर जो कि लिन फैमिली का थर्ड एल्डर था, वो वहाँ पे अपने लोगों के साथ आकर फेंग को वहाँ पे अरेस्ट कर लेता है और वो थर्ड एल्डर वहाँ पे फेंग को अरेस्ट करवाते हुए उसे वहाँ पे अपनी फैमिली के मेन हॉल के अंदर ले आया था, जहाँ पे लिन फैमिली के लीडर के साथ साथ लिन फैमिली के बाकी सभी एल्डर्स भी मौजूद थे। और तभी वहाँ पे लिन युआंग की बॉडी को भी ले जाया जाता है और उस पवेलियन हाउस के एल्डर वहाँ पे सभी को बताता है कि कैसे फाइट के दौरान फेंग ने लिन युआंग को हराने के लिए उसे पॉइजन दे दिया, जिसकी वजह से अब उसकी यहाँ पे ऐसी हालत हो गई है। ये देखकर फेंग वहाँ पे उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वहाँ पे उनमें से कोई भी फेंग की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इवन वहाँ पे फेंग के थर्ड अंकल जियान युआन भी फेंग की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बातों को भी वहाँ पे सभी लोग आपस में मिलते हुए बीच में ही दबा देते हैं। तभी फैमिली लीडर वहाँ पे फेंग से कहता है कि इस क्राइम के लिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर भी निकाल सकता हूँ, पर अगर तुम अपना ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट मेरे हवाले कर दो तो फिर शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। फैमिली लीडर की ये बात सुनकर फेंग को वहाँ पे सारी बात समझ आ गई थी कि ये सारा ड्रामा यहाँ पे उससे उसका ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट छीनने के लिए किया जा रहा था, जिसकी मदद से फेंग अपनी फैमिली का नंबर 1 जीनियस बना था। और ये पता चलते ही फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने वहाँ पे सीधे सीधे ही फैमिली लीडर को अपना मार्शल आर्ट देने के लिए मना कर दिया था। फेंग को वहाँ पे इस तरह से मना करते हुए देखकर फैमिली लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उसी बीच वहाँ पे फेंग के ग्रैंडफादर की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर तो वहाँ पे सभी की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि फेंग के ग्रैंडफादर जिनका नाम मास्टर जेंग था, वो पूरी लिन फैमिली में इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हेवनली रियलम को अचीव किया था। इस वजह से सभी लोग उनसे काफी ज्यादा डरा करते थे और इस तरह मास्टर जेंग को वहाँ पे बीच में आते हुए देखकर वो सभी एल्डर्स जो कि अभी तक फेंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, वो सभी वहाँ पे पलटी खाते हुए मास्टर जेंग के साथ ही हो गए थे। जो देखकर मास्टर जेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे सामने तुम लोगों का ये ड्रामा नहीं चलने वाला। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सभी लोग हमारे ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट के पीछे पड़े हुए हो और उसे हासिल करने के लिए ऐसे घटिया घटिया चालें चल रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटे लिन जाओटियान के बनाए हुए मार्शल आर्ट को हासिल करने के लिए तुम सभी को पहले मुझसे निपटना होगा। और ये कहकर मास्टर जेंग वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर देते हैं, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे। और फैमिली लीडर के साथ साथ वहाँ पे लिन फैमिली के बाकी सभी एल्डर्स भी मास्टर जेंग को वहाँ पे शांत करवाने के लिए उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर जेंग ने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में उन सभी को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी। जिसके बाद फैमिली लीडर के साथ साथ वो सभी एल्डर्स वहाँ पे मास्टर जेंग के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगे थे और माफी मांगने के बाद वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो हम देखते हैं कि मास्टर जेंग की हालत वहाँ पे एक बार फिर से खराब होने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और ऊपर से उन लोगों के साथ फाइट करते हुए उन्होंने वहाँ पे अपने जख्मों को एक बार फिर से ताजा कर दिया था। जो देखकर फेंग भी वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को लेकर वापस अपने घर की तरफ जाते हुए उन्हें लिन युआंग और अपनी फाइट के बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम फेंग को देखते हैं जो एक बार फिर से अपनी जेड लॉकेट की मदद से एंशिएंट गोड वाले कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ गया था, क्योंकि फेंग ने वहाँ पे ठान लिया था कि उसे जितना ज्यादा जल्दी हो सके खुद को पावरफुल बनाना होगा। और जब वो बाइयों को इस बारे में बताते हैं तो बाइयों को से कहती है तुम्हें खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाने के लिए इन एंशिएंट गोड के टर्म्स को जल्द से जल्द रिफाइन करना होगा। बाइयों की ये बात सुनकर फेंग जल्दबाजी में वहाँ पे एक और एंशिएंट गोड के टर्म को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर बाइयों को उसे वहीं पे रुकते हुए कहती है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी तुम किसी भी एंशिएंट गोड के टर्म को रिफाइन करने के काबिल हो। अगर तुम इन एंशिएंट गोड्स के टर्म्स को जल्द से जल्द रिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को बढ़ाना होगा। और ये कहकर बाइयों वहाँ पे फेंग को एक 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक देते हुए कहती है कि इस टेक्निक की मदद से तुम किसी भी टाइप की फायर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हो और इन एंशिएंट गोड्स का सामना करने के लिए तुम्हें सबसे पहले फोर्जन फायर, रियल फायर और हेवनली फायर, इन तीनों फायर्स को जल्द से जल्द अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना होगा। और बाइयों कैसा कहते ही फेंग वहाँ से वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ गया था, पर वापस आने के बाद फेंग वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि आखिर उसे ये तीनों फायर्स कहाँ से मिलेंगी। पर तभी अचानक उसे वहाँ पे कुछ याद आता है और वो खुश होते हुए कहता है कि फ्रीजन फायर तो मुझे टियानवू माउंटेन्स में मिल जाएगी। पर टियानवू माउंटेन्स में जाने से पहले फेंग किन्जी पवेलियन हाउस में जाता है वहाँ पे अपने लिए पैटर्न पेन और सोड खरीदने के लिए, क्योंकि अभी फेंग के पास वहाँ पे अपनी रक्षा के लिए कोई भी वेपन नहीं था। पर फेंग की किस्मत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसे किन्जी पवेलियन हाउस में पैटर्न पेन के साथ साथ एक बर्निंग सोड भी दिखाई देती है जिसके अंदर रियल फायर मौजूद थी। और क्योंकि वो सोड टूटी हुई थी इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा कम थी, जैसे फेंग ने वहाँ पे 1000 स्पिरिचुअल स्टोर्स में खरीद लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे किन फैमिली के यंग मास्टर की एंट्री होती है। और किन फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूं कि किन फैमिली लिन फैमिली की बहुत बड़ी दुश्मन थी और किन फैमिली का वो यंग मास्टर जिसका नाम किन शाओ था, वो फेंग के हाथ में उस बर्निंग सोड को देखकर उससे कहता है अगर तुम सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो चुपचाप ये सोड मेरे हवाले कर दो। पर फेंग भी उस बर्निंग सोड के ऊपर अपना हाथ कसते हुए उसे वो सोड देने के लिए साफ साफ मना कर देता है, जो देखकर किन शाओ वहाँ पे उसे कहता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा बहादुर हो तो इस पवेलियन हाउस के बाहर बने हुए बैटल अरीना के अंदर आकर मेरे साथ फाइट करके दिखाओ। यहाँ पे असल में किन शाओ फेंग की हालत के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो इतनी बहादुरी से फेंग को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। खैर फेंग ने भी वहाँ पे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस पवेलियन हाउस की यंग लेडी तो अभी भी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। पर फेंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है क्या फिक्र ना करे, मुझे इस फाइट में कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाना कि किन शाओ अपनी मार्शल सोल जो कि एक रेड स्नेक पैटर्न था उसे वहाँ पे एक्टिवेट करता है, जो देखकर फेंग भी वहाँ पे अपनी फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को अपनी उसी टूटी हुई बर्निंग सोड के अंदर डालता है। पर किन शाओ वहाँ पे फेंग को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए अचानक कि वो वहाँ पे अपनी पाइथन मार्शल सोल की मदद से लगातार फेंग के ऊपर अटैक्स करने लगता है। पर फेंग भी वहाँ पे अपनी बर्निंग सोड का यूज करते हुए उसके सभी हमलों को किसी तरह से रोक रहा था, पर उसके बावजूद भी फेंग वहाँ पे किन शाओ के हमलों की वजह से थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसे भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था। पर फेंग यहाँ पे
पे अपनी मार्शल सोल के बगैर उसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरन वहाँ पे अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को सबके सामने शो करना पड़ता है। जिसके बाद फेंग ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी फिनिक्स मार्शल सोल की पावर की मदद से न सिर्फ वहाँ पे किन शाओ के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ किन शाओ के ऊपर भी हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और किन शाओ की वहाँ पे मार्शल सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से किन शाओ की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है और फेंग के इस कारनामे के बाद तो पूरी किन फैमिली उसके पीछे पड़ने वाली थी, जो कि वहाँ पे खड़ी हुई किन जी पवेलियन हाउस की यंग लेडी जिनका नाम मिस जॉन था वो भी अच्छी तरह से समझ गई थी। और क्योंकि फेंग का यहाँ पे कोई भी कसूर नहीं था, इसलिए मिस यून वहाँ पे फेंग की मदद करने का सोचती है। और मिस यून के कहने पर किन जी पवेलियन हाउस का एक एल्डर वहाँ पे लिन फेंग को सही सलामत उसके घर वापस छोड़ आता है। और अब तो फेंग यहाँ पे और भी बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि अब उसके दुश्मन में किन फैमिली का नाम भी ऐड हो गया था। इसलिए फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए खुद को पावरफुल बनाने के लिए नाइन निर्माणा पाथ टेक्निक का यूज करते हुए उस बर्निंग सोर्ड के अंदर मौजूद रियल फायर को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने लगा था। और देखते ही देखते फेंग ने वहाँ पे उस रियल फायर को अपनी फिनिश फ्लेम के साथ मर्ज कर लिया था। और इसी के साथ फेंग ने वहाँ पे निर्वाणा फायर को भी अचीव कर लिया था, जिसकी मदद से वो उस एंशिएंट गॉड जिसके अंदर सोल पावर थी उसे हराने के लिए दोबारा एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। और जैसे फेंग वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड के टॉम के ऊपर अटैक करता है तो उस एंशिएंट गॉड की सोल अचानक ही वहाँ पे अपने टॉम से बाहर निकलते हुए फेंग उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन फेंग ने भी यहाँ पे ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में एंशिएंट गॉड की सोल को रिफाइन करके रहेगा। और ये कहकर फेंग अचानक ही वहाँ पे अपनी निर्वाणा फायर को अपनी सोर्ड मार्शल सोल के साथ मर्ज करते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड के ऊपर हमला कर देता है। और फेंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को वो एंशिएंट गॉड भी वहाँ पे नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए वो एंशिएंट गॉड जो कि वहाँ पे खुद को हेमली गॉड कह रहा था वो फेंग के सामने सरेंडर करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी हेमली गॉड की स्किल देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और ये कहकर उस हेमली गॉड ने वहाँ पे देखते ही देखते फेंग को अपनी सुप्रीम गॉड टेक्निक दे दी थी। पर फेंग का मन तो वहाँ पे इससे भी नहीं पड़ता और वो वहाँ पे उस हेमली गॉड को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी इस सुप्रीम टेक्निक के साथ साथ मुझे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक भी चाहिए। जिसपे पहले तो वो हेमली गॉड फेंग को मना करने की कोशिश करता है, पर जैसे फेंग वहाँ पे अपनी निर्वाणा फायर को समन करता है तो उस हेमली गॉड ने वहाँ पे डरते हुए अपनी सीक्रेट टेक्निक भी वहाँ पे फेंग के हवाले कर दी थी, जिसका नाम हेमली सोल स्लैश था, जो कि आगे लिन फेंग के बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। खैर उसके बाद फेंग ने वहाँ से वापस अपने रियल वर्ल्ड में आते हुए हेमली गॉड से मिली उन दोनों नई टेक्निक्स को वहाँ पे बैठकर प्रैक्टिस करने लगा था। और इस बीच किन फैमिली भी वहाँ पे लिन फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। और जब लिन फैमिली के लीडर को ये पता चलता है तो उसे लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने वहाँ पे अपने कुछ लोगों को लिन फेंग को पकड़ने के लिए भी भेज दिया था। और जैसे वो लोग वहाँ पे लिन फेंग को लेकर फैमिली लीडर के पास पहुंचते हैं तो फैमिली लीडर तो वहाँ पे पहले से ही लिन फेंग का दुश्मन था। वो चिल्लाते हुए गुस्से से वहाँ पे लिन फेंग से कहता है कि तुम आए दिन हमारी लिन फैमिली के लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हो, पर इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। इस बार मैं तुम्हें अपनी लिन फैमिली से निकाल के रहूंगा। और तब तक लिन फैमिली भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जो कि लिन फैमिली को फेंग के हवाले करने के लिए कहती है, जिसके लिए सभी वहाँ पे रेडी भी हो गए थे। लेकिन वो लोग वहाँ पे ऐसा कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे मास्टर ज़ेंग की एंट्री होती है। और जैसे ही मास्टर ज़ेंग को वहाँ की सारी सिचुएशन पता चलती है तो वो वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए वो लिन फेंग को अपने साथ लेकर अकेले ही किन फैमिली का सामना करने के लिए वहाँ पे उनके सामने पहुंच जाते हैं। और क्योंकि किन फैमिली के लीडर का सन इन लॉ लियो फैमिली का यंग मास्टर था और लियो फैमिली भी यहाँ पे लिन और किन फैमिली की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर थी, पर अब किन और लियो फैमिली दोनों के आपस में मिल जाने की वजह से उन दोनों की पावर वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी बात से मास्टर किन वहाँ पे मास्टर ज़ेंग को डराने की कोशिश करता है। और मास्टर किन की ये धमकी सुनकर तो वहाँ पे एक पल के लिए मास्टर ज़ेंग भी थोड़ा परेशान हो गए थे, जो देखकर मास्टर किन वहाँ पे मास्टर ज़ेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्यों निकल गई ना हवा, अब अगर तुम अपने इस ग्रैंडसन को बचाना चाहते हो तो अपने फैमिली के मार्शल आर्ट को हमारे हवाले कर दो, तो मैं ये मैटर यहीं पे खत्म कर दूंगा। पर मास्टर ज़ेंग ने तो वहाँ पे गुस्से से ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था और सुप्रीम सोर्ड फॉर्मेशन भी बना दी थी। और देखते ही देखते मास्टर ज़ेंग ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी जायंट सोर्ड को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे मास्टर किन के ऊपर हमला कर दिया था। और मास्टर ज़ेंग के इस अटैक को रोकने के लिए मास्टर किन भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगा देता है। लेकिन मास्टर ज़ेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे वो मास्टर किन के साथ टकराता है तो मास्टर किन वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और मास्टर किन की वहाँ पे ऐसी हालत देखकर वहाँ पे दो एल्डर्स जल्दी से मास्टर किन को उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। पर अब ये मैटर वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अब किन फैमिली बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाली थी। वो जरूर लियो फैमिली की मदद लेते हुए लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग अपने रूम में बैठे हुए सोच रहा था कि आज की फाइट के बाद ग्रैंडफादर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है और मुझे जल्द से जल्द उनकी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। और ये कहते ही फेंग को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो खुद से ही कहता है कि हो सकता है एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर मुझे किसी अल्केमी गॉड की सोल मिल जाए। अगर सच में मुझे वहाँ पे किसी अल्केमी गॉड की टॉम मिल गई तो मैं वहाँ पे उसकी सोल को रिफाइन करते हुए उसकी सारी अल्केमी नॉलेज को अपने अंदर ले लूंगा। और यही सब सोचते हुए फेंग वहाँ पे एक बार फिर से एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है और उसे वहाँ पे अल्केमी गॉड के टॉम को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसे वहाँ पे मास्टर ज़ाओ नाम के एक गॉड की टॉम दिखाई देती है। और मास्टर ज़ाओ की सोल भी वहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए उसे रिफाइन करने में वहाँ पे फेंग को भी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। और देखते ही देखते फेंग ने वहाँ पे मास्टर ज़ाओ के टॉम को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे फेंग के अंदर पिल रिफाइनिंग की सारी नॉलेज आ चुकी थी। जिसके बाद फेंग वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर और सुनर को ठीक करने के लिए टियानबू माउंटेन्स में जाकर कुछ इंग्रेडिएंट्स को लाने का फैसला करता है। और अभी फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे पूरे टियानबू किंगडम में जिसके बारे में फेंग के थर्ड अंकल उसे वहाँ पे बताते हैं कि ये गॉड टेंपल के दोबारा रीबोर्न होने के साइंस है। और ये फेंग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि
क्योंकि उस गोड टेम्पल के साथ साथ वहाँ पे काफी सारे ड्राइव्स भी अपीयर होने वाले थे। पर वहाँ जाने से पहले फेंग सुंदर को ठीक करने के लिए अपने पैटर्न पेन से उसकी बॉडी के ऊपर कुछ पैटर्न्स बना देता है, जिनकी मदद से सुंदर वहाँ पे अपनी बॉडी के पोजीशन को कंट्रोल करते हुए अपने आगे की कल्टीवेशन कर सकती थी। ये देखकर तो सुंदर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो फेंग को गले लगाते हुए वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करने लगती है, जो देखकर फेंग उसे वहाँ पे एक सुप्रीम टेक्निक देते हुए कहता है कि मैं टियानवू माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ और मेरे वापस लौटने तक तुम इस टेक्निक को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। और जैसे ही फेंग वहाँ से टियानवू माउंटेन्स की तरफ जाता है तो उस गॉड ऑफ टेम्पल के टेस्ट के लिए वहाँ पे और भी काफी सारी फैमिलीज के लोग आए हुए थे, पर फेंग वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने लगा था। पर तभी अचानक कि वहाँ पे एक स्पिरिट बीस्ट अपीयर होता है जो कि उस टेम्पल ऑफ गॉड का गार्डियन था। तभी वहाँ पे किनक्यू नाम की एक लड़की उड़ते हुए वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट के सामने आ जाती है और अचानक ही वहाँ पे उन दोनों के दरमियान किसी टायर को लेकर एक खतरनाक फाइट छिड़ जाती है और उन दोनों के दरमियान वहाँ पे इतनी खतरनाक जंग होती है कि उन दोनों ने वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हुए एक दूसरे को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। लेकिन उस ब्लास्ट के बाद अचानक ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था, जो देखकर फेंग भी वहाँ पे एक बार फिर से टियानवू माउंटेन्स में आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अलग अलग हर्ब्स को कलेक्ट करने लगा था। और अभी फेंग वहाँ पे उन हर्ब्स को कलेक्ट करते हुए आगे आता कि तभी फेंग की नजर वहाँ पे किनक्यू के ऊपर पड़ती है, जिसे किन फैमिली के कुछ लोगों ने टायर्स के लालच में घेर रखा था। ये देखकर फेंग वहाँ पे किनक्यू की जान बचाने के लिए अकेले ही वहाँ पे किन फैमिली के लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो देखकर किन फैमिली के वो लोग जो कि फेंग को अच्छी तरह से जानते थे वो वहाँ पे फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कचरे कहेंगे हमारे रास्ते से हट जाओ वरना इस लड़की के साथ साथ आज हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर फेंग उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी फायर बर्निंग सूट को बाहर निकालते हुए देखते ही देखते एक ही झटके में वहाँ पे उन सभी का खेल खत्म कर दिया था और किनक्यू को लेकर वहाँ पे एक सेफ जगह पे आ गया था, जहाँ वो अपनी अल्केमी टेक्निक्स का यूज करते हुए किनक्यू को हील करने की कोशिश करने लगा था। और वहाँ पे किनक्यू का इलाज करने के बाद फेंग भी दोबारा वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। और जब किनक्यू को वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे खुद को एक अलग ही जगह पे पाती है और ऊपर से वहाँ पे उसके कपड़े भी बदल चुके थे। ये देखकर उसे वहाँ पे लगता है कि शायद फेंग ने वहाँ पे उसका गलत फायदा उठाया है, इसलिए अचानक ही वहाँ पे उसने अपनी सूट को बाहर निकालते हुए फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर फेंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि मेरी पूरी बात तो सुनो, मैंने ये सब तुम्हें हील करने के लिए किया था। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि किनक्यू एक बहुत ही घमंडी लड़की थी, वो वहाँ पे फेंग की कोई भी बात सुने बगैर उल्टा वहाँ पे फेंग की बेइज्जती करते हुए लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रही थी, जो देखकर फेंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि एक तो फेंग ने उस लड़की की जान बचाई थी और ऊपर से वो वहाँ पे फेंग की बेइज्जती करते हुए उसके ऊपर ही अटैक कर रही थी। इसलिए अचानक ही फेंग वहाँ पे अपनी दोनों मार्शल सोल्स के पावर्स को मर्ज करते हुए किनक्यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसे किनक्यू भी वहाँ पे नहीं संभाल पाती और वो उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा गिरी थी। पर किनक्यू के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से फेंग की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर फेंग ने अभी भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी, जो देखकर अचानक ही किनक्यू के दिल में फेंग के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अचानक ही वहाँ से जाते हुए फेंग से कहते हैं तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 7 साल का टाइम देती हूँ, 7 साल बाद तुम्हें दोबारा मेरे साथ फाइट करनी होगी। जिस पे फेंग भी वहाँ पे पीछे से चिल्लाते हुए थोड़ा गुस्से से उसे कहता है मैं लिन फेंग तुमसे वादा करता हूँ कि 7 साल बाद मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराऊंगा। जिसे किनक्यू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और वो वहाँ से थोड़ा आगे आकर एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पे बैठकर खुद को रिकवर करते हुए कल्टीवेट करने लगी थी। वहीं फेंग भी वहाँ पे खुद को रिकवर करने के लिए एक मिल्क खाकर वहाँ पे कल्टीवेट करने लगा था और अभी फेंग वहाँ पे कल्टीवेट कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे फेंग की सोर्ड मार्शल सोल कंडेंस होते हुए वहाँ पे अपीयर हो जाती है और इस बार फेंग वहाँ पे अपनी मार्शल सोल को सेंट रियलम तक लेके चला गया था, जो देखकर किनक्यू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकला और इस लड़के की मार्शल सोल को देखते हुए कोई भी बता सकता है कि आगे चलकर इस लड़के का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और अपनी अभी की कंडेंस की हुई सोर्ड मार्शल सोल को देखकर फेंग भी खुश होते हुए कहता है ये मार्शल सोल तो मेरी पिछली वाली मार्शल सोल से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है, जिसे मैंने पिछली बार कंडेंस करने की कोशिश की थी। पर जैसे फेंग वहाँ पे अपनी मार्शल सोल के पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे उसकी सोर्ड मार्शल सोल का कलर गायब हो जाता है, जो देखकर फेंग वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या इसे क्या हो गया। पर किनक्यू जो कि ये सब वहाँ पे काफी गौर से देख रही थी वो वहाँ पे चलाते हुए फेंग को बताती है कि तुम्हारी सोर्ड मार्शल सोल का कलर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ज्यादा सोचो मत और जल्दी से इसके पावर को ऑब्जर्व कर लो। किनक्यू की ये बात सुनकर फेंग ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी मार्शल सोल के पावर को वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद फेंग वहाँ पे किनक्यू का शुक्रिया अदा करता है और इस तरह वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक तरह की दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे मिलकर ट्रायल्स को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और असल में तो फेंग को यहाँ पे ट्रायल्स चाहिए ही नहीं थे, वो तो बस वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए कुछ हाई लेवल की हर्ब्स की तलाश कर रहा था। और उसी हर्ब की तलाश में वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक रिवर के पास आ जाते हैं, जिससे अचानक वहाँ पे 2 डिवाइन मास्टर रियलम के बीस्ट बाहर निकलते हैं और देखते देखते उन दोनों स्नेक बीस्ट ने वहाँ पे फेंग और किनक्यू के ऊपर हमला कर दिया था। और उन दोनों के हमले की वजह से तो फेंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन किनक्यू वहाँ पे फेंग के चारों तरफ एक शील्ड लगाते हुए अकेली वहाँ पे उन दोनों स्नेक बीस्ट का सामना करने लगी थी। पर अभी तक क्योंकि किनक्यू भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे भी वहाँ पे उन दोनों स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो देखकर फेंग वहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से मदद लेने के बारे में सोचता है। और एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर बाई योंग के कहने पर फेंग ने देखते ही देखते वहाँ पे सोर्ड गॉड की पावर को रिफाइन कर लिया था और सोर्ड गॉड की ये पावर्स उसकी ट्रांसपेरेंट सोर्ड के साथ मिलते हुए वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ किनक्यू उन स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करते करते वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और वो दोनों स्नेक बीस्ट वहाँ पे किनक्यू को जान से मारने ही वाले थे। पर तभी अचानक ही फेंग ने वहाँ पे बीच में आते हुए उन दोनों
स्नेक बीस्ट के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी देखते ही देखते फेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ड मार्शल सोल की पावर की मदद से एक बहुत बड़ी जायंट सोर्ड को क्रिएट करते हुए उन दोनों स्नेक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे संभालने का कोई भी मौका नहीं देता, इसलिए उसने अचानक ही वहाँ पे दोबारा एक बार फिर से अपनी सोर्ड से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को वहीं पे खत्म कर दिया था। पर इस सब में लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा स्पेशल पावर का यूज कर लिया था कि उन दोनों स्नेक बीस्ट को मारने के बाद वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन किनक्यू वहाँ पे फेंग को संभालते हुए उसे हील करने की कोशिश करने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते सिर्फ थोड़ी ही देर में फेंग को वहाँ पे होश आ गया था। पर वो पाइथन स्नेक बीस्ट जो कि एक कपल थे, अचानक ही वहाँ पे उन दोनों स्नेक बीस्ट की बॉडी से अजीब से पॉइजनस गैस निकलने लगती है, जिसकी वजह से फेंग और किनक्यू दोनों वहाँ पे एक हो गए थे। पर किनक्यू ने ये सब वहाँ पे जानबूझ के होने दिया था, और अगर वो चाहती तो ये सब रोक भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब था कि किनक्यू अपने मन ही मन में फेंग को पसंद करने लगे थे। पर इस सब के बाद अचानक ही वो वहाँ से जाते हुए फेंग से कहती है कि हम दोनों 7 साल बाद मिलेंगे और मैं यूमिंग पैलेस में तुम्हारा इंतजार करूंगी। खैर उसके बाद फेंग भी वहाँ पे उस केव से होता हुआ बाहर आ गया था, और अब क्योंकि फेंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था तो इसलिए वो बाई से कभी भी बात कर सकता था। वही बाई वहाँ पे फेंग को बताती है कि अब आपको अपनी निर्वाणा पार्ट टेक्निक के लिए एबनॉर्मल फायर को ढूंढना होगा, और मुझे यहाँ पास ही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर हो रहा महसूस हो रहा है, और मेरे ख्याल से आपकी फिनिक्स मास्टर सोल को कंडेंस करने के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह है। भाइयों की ये बात सुनकर जैसे ही फेंग वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका सामना वहाँ पे लुओ फैमिली के ज़ाओटियान के साथ होता है, जिसके साथ वहाँ पे कुछ किन फैमिली के मेंबर्स भी थे, जिनमें से किन शाओ की बहन किन मिंग भी थी। वो फेंग को वहाँ पे अपने सामने देखकर गुस्से से ज़ाओटियान को बताती है कि यही वो लड़का फेंग है जिसने मेरे भाई किन शाओ की कल्टीवेशन को खत्म किया था। असल में ज़ाओटियान किन मिंग का फियांसी था, और ऊपर से वो हेमली स्पिरिचुअल रियलम में भी था, इसलिए किन मिंग बहुत ही चालाकी से ज़ाओटियान को वहाँ पे फेंग के खिलाफ कर देती है। इवन वहाँ पे एक और किन फैमिली के मेंबर ने ज़ाओटियान को फेंग के ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट के बारे में भी बता दिया था, जो सुनकर वहाँ पे ज़ाओटियान के फेस पे भी एक डेविल स्माइल आ गई थी, और वो वहाँ पे फेंग को धमकी देते हुए कहता है, लड़के मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट देना होगा। पर फेंग वहाँ पे अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर भी नहीं घबरा था, और वो वहाँ पे ज़ाओटियान की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि भूल जाओ, मैं तुम्हें अपना ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट कभी भी नहीं देने वाला। ये सुनकर ज़ाओटियान को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो वहाँ पे अपने एक साथी कल्टीवेटर को फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, लेकिन फेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ड मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए ज़ाओटियान के साथी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। वहीं किन फैमिली के लोग फेंग के पास उसकी मार्शल सोल को देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को फेंग के बारे में अच्छी तरह से पता था कि फेंग से उसकी मार्शल सोल को छीन लिया गया था, और अपने साथी कल्टीवेटर को वहाँ पे इस तरह से घायल होता हुआ देखकर ज़ाओटियान को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी खास फॉर्मेशन की मदद से अपने बाकी सभी साथियों के पावर्स को अपने पावर्स के साथ मर्ज करते हुए वहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लेता है। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे फेंग के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो देखकर फेंग भी वहाँ पे आर पार की लड़ाई का सोचकर अपनी सुप्रीम सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए ज़ाओटियान के उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अपनी जेंट स्पिरिचुअल सोर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। पर फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने ना सिर्फ वहाँ पे ज़ाओटियान के जेंट स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ फेंग के उस अटैक ने वहाँ पे ज़ाओटियान और उसके सोल्जर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब कर दी थी। पर एक साथ वहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से फेंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर ज़ाओटियान वहाँ पे अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ दोबारा फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब क्योंकि फेंग वहाँ पे उनके साथ फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर एक जगह पे आकर फेंग को मजबूरन वहाँ पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उससे आगे वहाँ पे चारों तरफ लावा ही लावा फैला हुआ था, और ये देखकर ज़ाओटियान और उसके साथी वहाँ पे वो ज्यादा देर न करते हुए फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फेंग भी नीचे उस लावा में कूद गया था। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से उस लावा में कूदते हुए देखकर सभी को यही लग रहा था कि शायद अब लिन फेंग मर चुका होगा, लेकिन ज़ाओटियान वहाँ पे इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से पूरी लिन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो उस लावा के काफी नीचे आ चुका था, जो देखकर भाइयों उसे जल्दी से वहाँ पे अपनी निर्वाणा टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। भाइयों की ये बात सुनकर फेंग भी वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करने लगा था, लेकिन इस सब में उसे वहाँ पे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, और वो पेन एक टाइम पे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी वजह से फेंग वहाँ पे बेहोश होने ही वाला था। तभी उसे वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर और सुनर की याद आती है, जो कि दोनों सिर्फ फेंग के लिए ही जी रहे थे, और उनके बारे में याद करके फेंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, नहीं मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मर सकता। और ये कहकर फेंग वहाँ पे एक बार फिर से उस लावा की फायर को अपनी फिनिश फिल्म के साथ मर्ज करने लगा था, और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब हो ही गया था, जो देखकर भाइयों जल्दी से वहाँ पे फेंग को अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को कंडेंस करने के लिए कहती है। भाइयों की ये बात सुनकर फेंग भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है, और जैसे फेंग वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को कंडेंस करता है तो फेंग की फिनिक्स मास्टर सोल का कलर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जिसके बारे में भाइयों फेंग को बताती है क्योंकि तुमने निर्वाणा पार्ट टेक्निक को आधा पूरा कर लिया है, तो इसलिए तुम्हारी
हमारी फिनिक्स मास्टर सोल भी अब अपनी रियल फॉर्म में आ गई है। भाइयों की ये बात सुनकर फैंग ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को वहाँ पे अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से फैंग को फिनिक्स के 2 पंख भी मिल गए थे, जिनकी मदद से अब वो उड़ भी सकता था। तभी भाइयों उसे वहाँ पे बता दिया कि यहाँ से थोड़ा ही आगे मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टायर महसूस हो रहा है। भाइयों की ये बात सुनकर फैंग जब वहाँ पे पहुंचता है तो फैंग को वहाँ पे एक हेवनली ट्री के साथ साथ एक सूट भी दिखाई देती है, जो कि फैंग को एक डिवाइन वेपन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वहीं उस हेवनली ट्री को देखकर भी फैंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उस हेवनली ट्री को ऑब्जर्व करते हुए वो वहाँ पे अपनी सोल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता था। और जैसे ही वो वहाँ पे उस हेवनली ट्री की पावर को ऑब्जर्व करता है तो उसे एंशिएंट सोल गॉड के द्वारा मिली हुई सुप्रीम टेक्निक सेकंड लेवल में पहुंच चुकी थी। पर अभी फैंग वहाँ पे अपनी सोल को कंडेंस कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे उसी स्पिरिट बीस्ट की एंट्री होती है, जिसकी किनक्यू के साथ फाइट हुई थी। असल में वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे उन दोनों हेवनली टायर्स की रक्षा कर रहा था, लेकिन किनक्यू के साथ फाइट के बाद वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए वो किसी ऐसे पावरफुल पर्सन की तलाश कर रहा था जिसको मारते हुए उसके पावर्स को ऑब्जर्व करके वो दोबारा खुद को पावरफुल बना सके। और जैसे ही वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट की नजर फैंग के ऊपर पड़ती है तो फैंग के पास दो मास्टर सोल्स को देखकर वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो फैंग को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगता है आज गॉड मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जो गॉड ने दोबारा मेरी रीबर्थ के लिए तुम्हें यहाँ पे मेरे पास भेज दिया। उस स्पिरिट बीस्ट की ये बात सुनकर फैंग भी वहाँ पे उसके इरादे अच्छी तरह से समझ चुका था कि वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे उसे मारकर उसकी सारी पावर्स को ऑब्जर्व करना चाहता है। और ये पता चलते ही फैंग के माइंड में एक आइडिया आता है, जिसके चलते उसने वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट को बहुत इजीली उसकी बॉडी के अंदर जाने दिया था। पर जैसे ही वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे फैंग की बॉडी के अंदर जाता है तो वो सीधा वहाँ से एंशिएंट गॉड्स के कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया था। और वहाँ पहुंचकर वो ईगल स्पिरिट बीस्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। तभी फैंग वहाँ पे उस ईगल स्पिरिट बीस्ट को उसके एंसेस्टर एंशिएंट ईगल गॉड से मिलवाता है और अपने एंसेस्टर से मिलकर वो ईगल स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक ही फैंग वहाँ पे उसकी आंखों के सामने ही उसके एंसेस्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसे उसके टॉम के अंदर ट्रैप कर देता है। ये देखकर तो बेचारे उस ईगल स्पिरिट बीस्ट की हालत ही खराब हो गई थी और वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फैंग उसे वहाँ पे एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके उसके चारों तरफ आग लगा देता है, जो देखकर वो ईगल स्पिरिट बीस्ट डर के मारे फैंग से रहम की भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, अगर आज आपने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाऊंगा। उस ईगल स्पिरिट बीस्ट की ये बात फैंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए उसने वहाँ पे भाइयों की मदद से उस ईगल स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना पेट बना लिया था। और उसे अपना पेट बनाने के बाद फैंग उसे लेकर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ फैंग ने अपने उस पेट स्पिरिट बीस्ट का नाम किंग टियान रख दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से उस हेवनली ट्री की पावर को ऑब्जर्व करते हुए कल्टीवेट करने लगा था। और देखते ही देखते फैंग वहाँ पे उस हेवनली ट्री की पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे अपनी सोल को भी सक्सेसफुली कंटेस्ट कर लिया था। जिसके बाद फैंग वहाँ पे अपनी सोल पावर को अपनी सोड मास्टर सोल के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सोड मास्टर सोल वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। इवन अब उसका किलिंग सोड इंटेंट भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। और ये सब करने के बाद फैंग किंग टियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस जून और मास्टर यन को देखते हैं, जिन्हें एक स्पिरिट फ्लावर के लिए आयरन एक्स क्लैन के कुछ लोगों ने वहाँ पे घेर रखा था। और मास्टर यन वहाँ पे उन लोगों के साथ फाइट करते करते काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, पर उसके बावजूद भी मिस जून वहाँ पे वो स्पिरिट फ्लावर उनके हवाले नहीं करती, क्योंकि उस स्पिरिट फ्लावर की मदद से वो अपनी छोटी बहन को ठीक करने वाली थी। ये देखकर आयरन एक्स क्लैन के एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अचानक आगे बढ़ते हुए मिस जून के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। पर एंड टाइम पे वहाँ पे हमारी हीरो लिन फेंग की एंट्री होती है, जो कि बीच में आते हुए उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे मिस जून की जान बचा लेता है। और फेंग को वहाँ देखकर मिस जून भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन वो एल्डर जो कि फेंग को अच्छी तरह से जानता था, वो फेंग को धमकी देते हुए कहता है, लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, और वैसे भी अभी तुम्हें यहाँ पे नहीं अपने क्लैन में होना चाहिए। पर मुझे लगता है अब तक तो लुओ फैमिली ने तुम्हारी लिन फैमिली का नामो निशान ही मिटा दिया होगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए मिस जून की तरफ देखता है, जिसपे मिस जून भी कंफर्म करते हुए हमें अपना सर हिलाती है। ये देखकर फेंग भी वहाँ पे समझ जाता है कि उसके पास यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी सोड मास्टर सोल की पावर का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी जायंट सोड को क्रिएट करता है। और उस जायंट सोड से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करके ही आयरन एक्स क्लैन के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। लेकिन फेंग वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए अपनी जायंट सोड से उनके ऊपर हमला करके उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। और फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर मास्टर यन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये लड़का तो हेवनली मास्टर रियल में पहुंच चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतने कम समय में खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया। वहीं मिस जून वहाँ पे फेंग के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे फेंग को घर छोड़ने की भी ऑफर दे दी थी, जिसके लिए फेंग भी मान जाता है। जिसके बाद मिस जून फेंग को लेकर अपनी स्पिरिट की मदद से वहाँ से बहुत ही तेज से लिन फैमिली की तरफ निकल गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुओ फैमिली किन फैमिली के साथ मिलकर लिन फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुकी थी। पर मास्टर जेंग भी वहाँ पे अकेले उन सभी का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लुओ फैमिली का लीडर वहाँ पे मास्टर जेंग को हराते हुए उसे ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट की मांग करता है, पर मास्टर जेंग उसे वहाँ पे अपना ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, जो देखकर मास्टर लुओ को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और उसने अचानक वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक से मास्टर जेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर जेंग की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत देखकर सुनर वहाँ पे भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन किनमिंग उसे वहाँ पे अंदर से तोड़ने के लिए उसे बता दिया कि तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, अब तुम्हारी और तुम्हारे ग्रैंडफादर की बारी है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने कुछ सोल्जर्स को सुनर को मारने के लिए आगे भेजती है। पर सुनर जो कि अपने भाई की मौत को सुनकर वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जैसे ही वो सोल्जर्स वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो अचानक ही वहाँ पे उसकी बॉडी
बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजनस एनर्जी निकलती है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ पे एक ही झटके में मारे गए थे। और यहाँ पे हम सुनते हैं कि अपने भाई की मौत को सुनकर गुस्से की वजह से सुनर की मास्टर सोल अवेकन हो गई थी, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कमजोर सी दिखने वाली लड़की अचानक से इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई। ये सोचकर मास्टर लुओ खुद वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनर तो वहाँ पे मास्टर लियो के अटैक को भी वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी सुनर वहाँ पे बिल्कुल एक डेथ गोडेस की तरह अपनी मास्टर सोल के साथ लुओ फैमिली की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। सुनर की ये धमकी सुनकर मास्टर लुओ उसे वहाँ पे रोकने के लिए एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, लेकिन सुनर वहाँ पे अपनी डेथ गोडेस की मास्टर सोल की मदद से मास्टर लुओ के हर एक हमले को वहाँ पे बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। पर अभी क्योंकि सुनर इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे ज्यादा देर अपनी मास्टर सोल को कंट्रोल नहीं कर पाती और देखते ही देखते मास्टर लुओ वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। पर मास्टर लुओ यहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुका था कि ये लड़की आगे चलकर फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए वो वहाँ पे सुनर को कोई भी चांस नहीं देना चाहता था। और देखते ही देखते वो वहाँ पे सुनर के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है, जो कि वहाँ पे सुनर को लग पाता उससे पहले वहाँ पे हमारे हीरो फैंग की एंट्री होती है। और जैसे वो वहाँ पे सुनर के ऊपर अटैक होते हुए देखता है तो उसके पास अब वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल वाले पंखों का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर मास्टर लुओ के उस अटैक को वहीं पे रोक देता है। वहीं लुओ फैमिली और किन फैमिली जो कि फैंग को मरा हुआ समझ रही थी, फैंग को वहाँ पे जिंदा देखकर उन लोगों को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर फैंग वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर और सुनर की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी सुप्रीम सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन के जरिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट सूट को क्रिएट करता है। और फैंग की जेंट स्पिरिचुअल सोर्स से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करके मास्टर लुओ भी जल्दी से डर के मारे अपने लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। पर तब तक वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि फैंग ने वहाँ पे गुस्से से अपनी जेंट सोर्ड के साथ साथ अपनी सोल को भी वहाँ पे समन करते हुए लुओ फैमिली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिससे मास्टर लुओ वहाँ पे रुकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन फैंग का अटैक वहाँ पे उसके हर एक अटैक को जीतता हुआ सीधे जाकर वहाँ पे मास्टर लुओ को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मास्टर लुओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर जैसे ही फैंग दोबारा वहाँ पे लुओ फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि लुओ ज़ाओटियान वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी सोर्ड मास्टर ज़ेंग के गले के ऊपर रखते हुए फैंग से कहता है, अगर तुम अपने ग्रैंडफादर की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को यहीं पे खत्म कर दूंगा। पर इससे आगे ज़ाओटियान वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक ही वहाँ पे फैंग अपनी एक सुप्रीम सोल टेक्निक का यूज करते हुए एक इल्यूजन क्रिएट करके ज़ाओटियान के हाथों से अपने ग्रैंडफादर को बचा लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फैंग वहाँ पे लुओ फैमिली के ऊपर हमला करके लुओ फैमिली के सभी लोगों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है। पर फैंग ने ज़ाओटियान और किनमिंग को वहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि फैंग वहाँ पे उन दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों को लेकर वहाँ पे एंशिएंट गॉड के कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। और वहाँ लाकर फैंग ने वहाँ पे उन दोनों को एक एक टॉम के अंदर ट्रैप कर दिया था। उसके बाद फैंग वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को लेकर सुनर के पास आ जाता है और वहाँ पे उसने अपने ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए कुछ पिल्स भी दे दी थी, पर सुनर को अभी तक भी वहाँ पे होश नहीं आया था। तभी वहाँ पे डिवाइन सोर्ड सेट की एक मास्टर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे पिछले काफी देर से फैंग की फाइट देख रहा था। वो फैंग के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम सोर्ड किंग लिन टियान के बेटे हो। तुम्हारे पिता को मैं अच्छी तरह से जानता था, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आज तुम्हारी पावर्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम फ्यूचर में अपने पिता से भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो, जिसमें मेरा डिवाइन सोर्ड सेट तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। तो क्या तुम मेरे डिवाइन सोर्ड सेट को ज्वाइन करना चाहोगे? वो ओल्ड मास्टर जिसका नाम जियान बाई चेंग था, उसके ये ऑफर सुनकर फैंग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाई योंग और किंग टियान के कहने पर वो भी वहाँ पे मास्टर जियान के डिवाइन सोर्ड सेट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक मास्टर जियान को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर मास्टर जियान घबराते हुए जल्दी से फैंग को अपना एक टोकन देते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें 3 महीनों के अंदर अंदर वापस लेने नहीं आया तो तुम खुद डिवाइन सोर्ड सेट में जाकर उन्हें ये टोकन दिखा देना। इस टोकन की मदद से तुम्हें डिवाइन सोर्ड सेट को ज्वाइन करने के लिए कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और ये कहते हुए मास्टर जियान वहाँ पे बहुत ही तेजी से निकल गए थे, पर हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर जियान वहाँ से निकलता है तो वहाँ पे कोई पर्सन उनका पीछा कर रहा था। अब ये पर्सन कौन था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं फैंग ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए एक बार फिर से अपने डिवाइन पैटर्न का यूज करके सुनर की बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को अपने उसी डिवाइन पैटर्न के अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन आज हमेशा की तरह सुनर की बॉडी से उसका पॉइजन कम नहीं हो रहा था, बल्कि वो हर गुजरते पल के साथ वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा था, जो देखकर मिस जून वहाँ पे फैंग के पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारी बहन की हालत को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी के अंदर कोई आम पॉइजन नहीं बल्कि एक डिवाइन लेवल का पॉइजन है, और एक डिवाइन पॉइजन को सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ की मदद से ही ठीक किया जा सकता है, जो कि चेंगशिंग वैली में पाया जाता है। लेकिन उस वैली के अंदर जाने के लिए गॉड ऑफ टेंपल के टोकन की जरूरत पड़ती थी। पर मिस जून वहाँ पे फैंग को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम उस टोकन के बारे में फिक्र मत करो, उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जिसके लिए फैंग भी वहाँ पे मिस जून का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जून फैंग और सुनर को लेकर अपने उसी अंकल के पास आ जाती है, जिनके पास चेंगशिंग वैली के अंदर एंटर करने वाला टोकन था। और मिस जून का अंकल जो कि एक मैसेंजर था, उससे फैंग को पता चलता है कि चेंगशिंग वैली का पोर्टल हर 3 साल बाद ओपन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने पिछले कितने 100 सालों से कोई भी उस वाटर ऑफ लाइफ को हासिल नहीं कर पाया। जिसके बाद मिस जून के अंकल उन लोगों को लेकर अपनी डियानविन सिटी में आ गए थे, और आज से 3 दिन बाद वो चेंगशिंग वैली की तरफ जाने वाले थे, क्योंकि 3 दिन बाद ही उस वैली का पोर्टल ओपन होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ लू कुलैन तक भी फैंग के यहाँ आने की खबर पहुंच चुकी थी, और उन्हें यह भी पता चल गया था कि फैंग चेंगशिंग वैली के अंदर वाटर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए जाने वाला है। इसलिए वो सभी मिलकर वहाँ पे फैंग को चेंगशिंग वैली के अंदर ही मारने का प्लान
प्लान बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिशन के भाई किंग यून को देखते हैं। जैसे मिशन वहाँ पे अपनी माँ से सोल अवेकन करने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल की मेडिसिन देती है, लेकिन उसकी वजह से अचानक ही वहाँ पे किंग यून की पूरी बॉडी आइस में फ्रीज हो गई थी। जैसे वहाँ पे मिशन के अंकल मैसेंजर मो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाते। पर फेंग वहाँ पे अपने डिवाइन पैटर्न का यूज करते हुए किंग यून की सारी आइस पावर को अपने डिवाइन पैटर्न के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और फ्यूचर में किंग यून को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए फेंग ने किंग यून की बॉडी के ऊपर भी एक डिवाइन पैटर्न बना दिया था, जो देखकर तो मिशन वहाँ पे अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और ऊपर से फेंग के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस सब के लिए वो अपने अंकल के साथ फेंग का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा भी करती है। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पे 3 दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं और 3 दिनों बाद फेंग मैसेंजर मो के साथ उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से होते हुए वो चेंगशेंग वैली के अंदर जाने वाले थे, जहाँ पे मैसेंजर मो की तरह लैंड क्लैन की मैसेंजर लैंड भी आई हुई थी, जहाँ वो दोनों मैसेंजर्स अपने अपने टोकन का यूज करके चेंगशेंग वैली के अंदर जाने वाले पोर्टल को ओपन कर देते हैं और उसी के साथ वो चेंगशेंग वैली के अंदर जाने वाले सभी लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं ये पोर्टल 7 दिन बाद खुद ब खुद यहाँ पे बंद हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 7 दिन के अंदर अंदर चेंगशेंग वैली से वापस आना होगा। मैसेंजर मो की ये बात सुनकर फेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उस पोर्टल से होते हुए चेंगशेंग वैली के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन सभी लोगों को एक चेन की ब्रिज पार करते हुए आगे बढ़ना था और जो कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पे उस चेन ब्रिज को पार करने की कोशिश करता, अचानक ही नीचे रिवर के अंदर मौजूद कुछ सी मोस्टर्स बाहर निकलते हुए उनके ऊपर हमला कर देते थे, जिनसे बचते हुए सभी लोग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। पर जहाँ बाकी सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना के आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं फेंग अकेले ही आगे बढ़ रहा था और उसने अकेले ही वहाँ पे उन सी मोस्टर्स को मार गिराया था, जो देखकर वहाँ पे फेंग को मारने के लिए आए हुए लू फैमिली के वो सभी सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा डर चुके थे। वहीं लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर वहाँ पे मौजूद जाओ जाओ नाम की एक लड़की उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, पर वहाँ पे सिर्फ वो चेन ब्रिज को भी पार करने के चक्कर में 8 लोगों की जान चली जाती है और इसी बात से फेंग समझ गया था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मेडिसन गार्डन के पास में ही बने हुए एक छोटे से तालाब के पास आ जाते हैं, जिसके अंदर उन सभी को वहाँ पे 7 कलर ये टोटिस फ्लावर दिखाई देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर कोई पर्सन उसे वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन कर लेता तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता था, जिसे लेने के लिए जाओ जाओ वहाँ पे फेंग की मदद मांगती है, जिसके बदले में उसने वहाँ पे फेंग को अपनी रॉयल फैमिली में शामिल करने की भी ऑफर दे दी थी। पर क्योंकि फेंग डिवाइन सोर्ड सेट को ज्वाइन करने वाला था, इसलिए वो जाओ जाओ से माफी मांगते हुए उसे इसके लिए मना कर देता है। पर जाओ जाओ तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही खुश होकर फेंग से बातें किए जा रही थी, जो देखकर उसके फ्यांसी ज़ूटियान को फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आगे बढ़कर वहाँ पे फेंग और उसकी फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ जाओ ने उसे वहाँ पे रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उसकी ही बेइज्जती कर दी थी। तभी ज़ूक्यू जो कि जाओ जाओ का बड़ा भाई था, वो वहाँ पे इस मैटर को वहीं पे खत्म करते हुए कहता है अब बहुत हो गया, मैं खुद अकेले इस जेट लोटस फ्लावर को लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ज़ूक्यू वहाँ पे उस लोटस फ्लावर को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो अचानक ही वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इसी बीच वहाँ पे कुछ हेवनली मचर रियलम के स्पाइडर्स उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे ज़ूटियन को छोड़कर बाकी सभी लोग उन स्पाइडर्स का सामना करने लगे थे। और इसी तरह वहाँ पे उन स्पाइडर्स के साथ फाइट करते करते ज़ूक्यू और जाओ जाओ दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन ज़ूटियन इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने सोल्जर्स की मदद से वहाँ से भाग जाता है। पर ज़ूटियन से अलग फेंग वहाँ पे जाओ जाओ की मदद करने के लिए उसके सामने आ गया था, जहाँ वो अपनी सोल बॉडी को अपनी सोल्ड मचर सोल के साथ मर्ज करते हुए उन सभी स्पाइडर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उन सभी को वहीं पे खत्म कर दिया था। ये देखकर जाओ जाओ वहाँ पे फेंग के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक मेरे पास आते हुए मुझे बता देना। और ये कहकर जाओ जाओ वहाँ पे अपने भाई को ठीक करने के लिए जाती है, जिन्हें उन स्पाइडर्स ने वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था। और इसी बीच लिन फेंग जल्दी से जाकर उस लोटस फ्लावर को ले लेता है, पर इस मौके का फायदा उठाकर लू फैमिली के लोग अचानक ही वहाँ पे फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। पर फेंग भी वहाँ पे जल्दी से उस लोटस फ्लावर की सीड्स को किंग टियान को खिला देता है, जिसकी वजह से अचानक ही वहाँ पे किंग टियान की पावर पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे किंग टियान ने अकेले ही लुओ फैमिली के लोगों को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी, जो देखकर लुओ फैमिली के लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। खैर लुओ फैमिली को निपटाने के बाद फेंग वहीं पे बैठकर उस लोटस फ्लावर को रिफाइन करते हुए कल्टीवेट करने लगा था और देखते ही देखते फेंग ने वहाँ पे उस लोटस फ्लावर को पूरी तरह से रिफाइन करते हुए उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से फेंग वहाँ पे नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू करते हुए स्पिरिट मार्चर रियल में पहुंच गया था, जो देखकर बायोंग भी वहाँ पे फेंग को कांग्रेट्स कहती है। जिसके बाद फेंग वहाँ से होते हुए ज़ूक्यू और जाओ जाओ के पास आ जाता है और उसने वहाँ पे उन दोनों को उस लोटस फ्लावर के कुछ सीड्स भी दे दिए थे, जिन्हें ज़ूक्यू ने भी वहाँ पे खुशी खुशी रख लिया था। और उसी के साथ फेंग को वहाँ पे जाओ जाओ से पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पे अपनी माँ को ठीक करने के लिए वाटर ऑफ लाइफ को लेने के लिए आए हुए थे। और ऊपर से फेंग भी वहाँ पे उन लोगों को बता देता है कि वो भी यहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ को ही ढूंढने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर एक साथ उस वाटर ऑफ लाइफ को ढूंढने का फैसला करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक सील के पास आ जाते हैं, जिसे ज़ूटियन वहाँ पे ऑलरेडी अपने सोल्जर्स की मदद से ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ पे इसमें कामयाब नहीं हो पाता। पर क्योंकि फेंग को एंशिएंट पैटर्न्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए वो वहाँ पे अपने पैटर्न पेन की मदद से एक एंशिएंट पैटर्न बनाते हुए उस सील को वहाँ पे एक ही झटके में ओपन कर देता है, जो मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं ज़ूक्यू भी अब फेंग को एक रेयर जीनियस मानने लगा था, जबकि ज़ूटियन को तो वहाँ पे फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे वहाँ पे फेंग से काफी ज्यादा जलन हो रही थी। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे पोर्टल से होते हुए ट्री ऑफ लाइफ वाली जगह पे आ जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। पर जैसे वो सभी लोग वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तभी अचानक वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ से एक लेडी बाहर निकलती है, जिसने वहाँ पे अपने कुछ स्पिरिचुअल बबल्स का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे अपने इल्यूजन में फंसा दिया था। लेकिन भाइयों वहाँ पे फेंग को वापस
होश में लाते हुए उसे बताती है कि इस इल्यूजन को खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी फिनिश फायर का यूज करना होगा। भाइयों की ये बात सुनकर फैंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी फिनिश फायर की मदद से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली थी। ये देखकर वो डीमन लेडी जिसका नाम मी लिंग था वो वहाँ पे फैंग की तारीफ करते हुए कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे एक ऐसे पावरफुल पर्सन के साथ भी होगी। मी लिंग नाम सुनकर किंग टियान वहाँ पे हैरान होते हुए फैंग को बताता है कि ये तो 5 सबसे खतरनाक डिमोनिक कल्टीवेटर्स में से एक है। और ये कहकर किंग टियान वहाँ पे फैंग को उन 5 डिमोनिक कल्टीवेटर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि एंशिएंट टाइम्स में इन 5 डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने के लिए एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन एंशिएंट गॉड के कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल गॉड ने इन सभी को वहाँ पे हराते हुए 5 अलग अलग जगहों पे सील कर दिया था। और ये डिमोनिक लेडी मी लिंग असल में एक डीमन लेडी अन्यू की स्पिरिचुअल फॉर्म है। और तब से लेकर आज तक ये 5 डिमोनिक कल्टीवेटर्स किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जिसकी पावर का यूज करते हुए खुद को आजाद करवा सके। और फैंग को ये सब बताकर किंग टियान वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये डीमन लेडी मी लिंग यहाँ पे कैद होगी। और ये कहकर किंग टियान तो डर के मारे वहाँ पे फैंग को भागने के लिए कहने लगा था, पर फैंग भागने वालों में से कहा था, वो तो उल्टा वहाँ पे उस डीमन लेडी मी लिंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। पर तभी अचानक मी लिंग वहाँ पे उन सभी को खत्म करने के लिए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देती है, जिससे निपटने के लिए फैंग भी वहाँ पे अपनी एंशिएंट गॉड्स की दी हुई पावर का यूज करते हुए न सिर्फ वहाँ पे मी लिंग के सभी हमलों को रोक रहा था बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे मी लिंग के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। जो देखकर मी लिंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन और इसके पास इतनी खतरनाक डिवाइन पावर्स कहाँ से आई, कहीं ये लड़का किसी गॉड का रीइंकार्नेशन तो नहीं है। और देखते ही देखते फैंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए मी लिंग की स्पिरिचुअल फॉर्म को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन मी लिंग बहुत ही ज्यादा चालाक थी, उसने ऐसा जानबूझ के होने दिया था क्योंकि जैसे ही वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे उसके ऊपर लगी हुई सील भी हट गई थी। और अब वहाँ पे उन सबके सामने मी लिंग की रियल बॉडी बाहर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। ये देखकर फैंग वहाँ पे जल्दी से उन सभी को भागने के लिए कहता है, जबकि वो खुद वहाँ पे अकेले ही रुककर मी लिंग का सामना करने लगा था। लेकिन किंग टियान जिसने अब अपने दिल से फैंग को अपना मास्टर मान लिया था वो वहाँ पे फैंग की मदद करने के लिए वापस आ जाता है, जबकि ज़ू के जबरदस्ती ज़ाओ को लेकर वहाँ से भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ फैंग और किंग टियान दोनों वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से मी लिंग का सामना कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो दोनों भी वहाँ पे मी लिंग के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और फैंग और किंग टियान दोनों वहाँ पे मरने ही वाले थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए फैंग और किंग टियान को अपनी तरफ खींच लिया था। और इसी के साथ वहाँ पे गॉड ऑफ नेचर की एंट्री होती है जो कि वहाँ पे मी लिंग का सामना करने लगा था। पर वो गॉड ऑफ नेचर भी यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसका भी वहाँ पे मी लिंग का सामना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये देखकर वो नेचर गॉड वहाँ पे फैंग से मदद मांगता है, जिसके लिए फैंग भी मान गया था। फैंग की ये बात सुनकर गॉड ऑफ नेचर भी वहाँ पे अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर फैंग के हवाले कर देते हैं। यानी अब यहाँ पे फैंग और गॉड ऑफ नेचर दोनों एक साथ मर्ज हो गए थे और नेचर ऑफ गॉड की पावर से अब फैंग वहाँ पे उस डीमन लेडी मी लिंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था। पर उसके बावजूद भी वो डीमन लेडी मी लिंग वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रही थी। पर उसके बावजूद भी वो दोनों वहाँ पे हार ना मानते हुए मी लिंग को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ और ज़ू क्यू ने उस पोर्टल से बाहर आते हुए मैसेंजर मो और मैसेंजर लान को सब कुछ बता दिया था। और उस मैसेंजर के बारे में सुनकर वो टेंपल ऑफ गॉड के लॉर्ड को ये सब बताने का फैसला करते हैं। और मिशून तो वहाँ पे फैंग को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एक इंसान कभी भी एक डीमन का सामना नहीं कर सकता। इसलिए मिशून के साथ साथ अब वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी यही समझ रहे थे कि उस डीमन लेडी मी लिंग के साथ फाइट करते हुए फैंग वहीं पे मारा गया होगा, जबकि दूसरी तरफ फैंग अभी भी नेचर ऑफ गॉड के साथ उस डीमन लेडी मी लिंग को हराने में लगा हुआ था। लेकिन आखिरकार फैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत और गॉड ऑफ नेचर की मदद के साथ उस डीमन लेडी को वहाँ पे हराने में था। और उसी के साथ साथ फैंग दोबारा वहाँ पे उस डीमन लेडी मी लिंग को ट्रैप करने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन इस सब में वहाँ पे गॉड ऑफ नेचर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब किसी भी पल उनकी सोल वहाँ से गायब हो सकती थी। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले फैंग को ब्रेथ ऑफ लाइफ दे देते हैं, जिसकी मदद से फैंग अपनी किसी भी इंजरी को ठीक कर सकता था, जो देखकर फैंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और ट्री ऑफ लाइफ के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी फैंग वहाँ पे अपने ब्रेथ ऑफ लाइफ की मदद से थोड़ा बहुत वाटर ऑफ लाइफ कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो किंग टियान की मदद से होते हुए सीधे उस पोर्टल से बाहर आ गया था। लेकिन वहाँ उस पोर्टल के पास फैंग को कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि सभी लोग फैंग को मरा हुआ समझकर वहाँ से वापस आ गए थे, जो देखकर फैंग भी वहाँ से सीधा मैसेंजर मो के घर जाने का फैसला करता है। और इसी बीच हमें मैसेंजर मो के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिशून अभी भी फैंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे पूरे पैलेस में आइस का अंकल भी वहाँ पे लिन फैंग की तारीफ करने लगा था। और इसी बीच वो लिन फैंग को पीने के लिए एक ड्रिंक भी देता है, जैसे जैसे वहाँ पे लिन फैंग पीता है तो मिशून के अंकल के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी। तभी वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी से लिन फैंग से सवाल करते हुए पूछता है, लिन फैंग तो जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पे तुम्हारी मुलाकात नेचर ऑफ गॉड के साथ हुई थी, तो इसका मतलब है कि जरूर तुम्हें वहाँ पे नेचर ऑफ वाटर भी मिला होगा। जिसपे लिन फैंग भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए उन्हें नेचर ऑफ वाटर दिखाता है और वाटर ऑफ लाइफ को बाहर निकाल कर लिन फैंग मिशून को वो जल्दी से सुनर के पास ले जाने के लिए कहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी लोगों को सुनर की रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ सुनर की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशून का अंकल वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मिशून और उसके भाई को रूम से बाहर निकाल देता है। वहीं लिन फैंग वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ को बाहर निकालते हुए सुनर को ठीक करने ही वाला था कि तभी पीछे से मिशून के अंकल ने अचानक वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से लिन फैंग के मुंह से भी चीख निकल गई थी। और लिन फैंग की चीख सुनकर मिशून भी वहाँ पे अपने भाई को लेकर जल्दी से कमरे के अंदर आ गई थी। और लिन फैंग को वहाँ पे घायल देखकर मिशून जल्दी से भागकर लिन फैंग की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसका अंकल उसे वहीं पे रोकते हुए अपनी सोट को बाहर निकालकर
लिनफेंग को धमकी देते हुए कहता है कि चुपचाप वो वाटर ऑफ लाइफ मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पे तुम और तुम्हारी बहन में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन लिनफेंग ने तो ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था। और जैसे वो वहाँ पे गुस्से से अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लिनफेंग की कोई भी पावर काम ही नहीं कर रही थी। और ये सब मिजुन के अंकल के द्वारा पिलाई हुई उसी ड्रिंक की वजह से ही हो रहा था। वहीं मिजुन और उसका भाई वहाँ पे अपने अंकल मूक्वान को ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन मूक्वान ने उल्टा वहाँ पे उन दोनों को धक्का देते हुए उन दोनों को भी वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जैसे वहाँ पे मूक्वान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपनी फिनिक्स फायर का यूज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सारे पॉइजन को जला देता है, जिसके बाद अब लिनफेंग भी वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज कर पा रहा था। जो देखकर मूक्वान भी वहाँ पे घबराते हुए कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। उस पॉइजन को लेने के बाद आज तक कोई भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज कैसे कर पा रहे हो। पर अब लिनफेंग भी वहाँ पे उसे जवाब देने के मूड में नहीं था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर मूक्वान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे घर के बाहर फेंक देता है। और मूक्वान वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिनफेंग ने अपनी मार्शल सोर्ड स्पिरिट का यूज करते हुए मूक्वान के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे मूक्वान भी वहाँ पे अपने सामने शील्ड लगाकर रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लिनफेंग के उस अटैक को नहीं रोक पाता। और जैसे ही लिनफेंग की सोर्ड वहाँ पे उसके गले में घुसने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे एक और सोर्ड उड़ते हुए आकर लिनफेंग की सोर्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि वू टेंपल के एक योद्धा ने किया था। और वू टेंपल का वो मास्टर वहाँ पे गुस्से से लिनफेंग से कहता है, तो तुम ही हो वो जीनियस जो सीक्रेट लैंड से जिंदा वापस लौट पाया है, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। हम लोग तुमसे सीक्रेट लैंड के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि सीक्रेट लैंड अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमें शक है कि ये सब तुमने ही उस डीमन के साथ मिलकर किया है। वो टेंपल के उस मास्टर की ये बात सुनकर मूक्वान भी वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो वहाँ पे मास्टर वो से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़का वाकई डीमंस के साथ मिला हुआ है। आपने देखा नहीं कैसे ये लड़का अभी थोड़ी देर पहले मेरी जान लेने वाला था, लेकिन मिजुन वहाँ पे बीच में आते हुए लिनफेंग को डिफेंड करने की कोशिश करती है। लेकिन मास्टर वो था कि वहाँ पे उन लोगों की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और ऊपर से मास्टर वो लिनफेंग से कहता है कि तुम्हारी बहन के पास एक ईवल स्पिरिट है, जो कि ये साफ साफ जाहिर करता है कि तुम लोग डीमंस के साथ मिले हुए हो। इसलिए अब तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ पे मेरे साथ चलो। तुम लोगों के साथ अब आगे क्या करना है ये मार्शल आर्ट टेंपल ही डिसाइड करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सुनर के बारे में सुनकर लिनफेंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से से मास्टर वो से कहता है, तो तुम यहाँ पे मेरी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए आए हो, मैं भी देखता हूँ कौन उसे यहाँ पे हाथ लगाता है। लिनफेंग को वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए देखकर देखते ही देखते मास्टर वो ने भी वहाँ पे अपनी पावर रिलीज कर दी थी। और क्योंकि मास्टर वो पावर लेवल के मुकाबले में लिनफेंग से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए लिनफेंग भी वहाँ पे अपनी मार्शल सोल को बंद करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगा था। और ये मैटर किसी सैक्रिफाइस से कम नहीं था। लेकिन जहाँ बात सुनर की आ जाती थी वहाँ पे लिनफेंग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाया करता था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के बाद सिर्फ एक ही झटके में वहाँ पे अपनी सोर्ड इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए मास्टर वो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि वहाँ पे किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे एक फ्लाइंग बोट भी आ पहुंचती है, जो कि और किसी की नहीं मार्शल आर्ट वू टेंपल की ही थी। और मार्शल आर्ट वू टेंपल के एक मास्टर जिसका नाम जी फेंग था, वो वहाँ पे लिनफेंग को धमकी देते हुए कहता है कि पहले तो हमें सिर्फ तुम पे शक था, लेकिन तुमने हमारे टेंपल के एक मास्टर को मारकर ये साबित कर दिया है कि तुम लोग वाकई डीमंस के साथ मिले हुए हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफेंग उल्टा वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए मास्टर जी फेंग से कहता है, मुझे तो अब तुम्हारे वू टेंपल के ऊपर ही शक होने लगा है कि उन्होंने ही धोखे से उस डीमन को आजाद करवाया होगा और उसका इल्जाम अब तुम लोग हमारे ऊपर लगा रहे हो। जिस पे जी फेंग वहाँ पे लिनफेंग को धमकी देते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत सारे क्राइम कर चुके हो, इसलिए अब यहाँ पे इन फालतू बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। जी फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मार्शल सोल को बंद करते हुए अपनी सुप्रीम सोल इंटेंट टेक्निक को एक्टिवेट करके होश से जी फेंग से कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें यहाँ से ले जाकर दिखाओ। वहीं अपनी सुप्रीम सोल इंटेंट को एक्टिवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ से लिनफेंग की बॉडी खुद ब खुद ही एनर्जी ऑब्जर्व करने लगी थी और उसी के साथ साथ ब्रेथ ऑफ लाइफ जो कि लिनफेंग को गॉड ऑफ नेचर ने दी थी, वो भी वहाँ पे लिनफेंग को अपनी पावर देने लगी थी। वहीं जी फेंग भी वहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलकर लिनफेंग को पकड़ने के लिए एक गॉड सील बनाने लगा था। और जैसे मास्टर जी फेंग वहाँ पे अपनी गॉड सील का यूज करते हुए लिनफेंग को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे अपनी दोनों मार्शल स्पिरिट्स का यूज करते हुए उस गॉड सील को वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी लिनफेंग को उस गॉड सील को रोकने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, जो देखकर लिनफेंग अचानक ही वहाँ पे अपने सोल इंटेंट को अपनी मार्शल बॉडी के साथ मर्ज करते हुए वहाँ पे अपनी मार्शल सोल बॉडी को समन करता है। और जैसे लिनफेंग की जाइंट मार्शल सोल बॉडी बाहर आती है तो उसे देखकर ही वहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और अपनी मार्शल सोल बॉडी की मदद से लिनफेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से जी फेंग और उसके साथियों के द्वारा बनाई हुई गॉड सील को वहाँ पे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जी फेंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने एक अटैक के पीछे अपना दूसरा अटैक भी कर दिया था, जो कि वहाँ पे सीधे जाकर लिनफेंग को हिट भी कर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे लिनफेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ जी फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने साथियों के साथ मिलकर लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लगा था। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे अपने 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हेमली स्वॉर्ड ने उड़ते हुए वहाँ पे आकर उस 7 स्वॉर्ड
इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ वहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए वो टेंपल के लोगों से कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल को हर्ट करने की। और वो लड़की जिसका नाम सू ही था, उसको अचानक वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर खुद लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। खैर सू ही को वहाँ पे बीच में आते हुए देखकर ली फेंग भी उसे वहाँ पे सारी बात बताता है कि कैसे लिन फेंग ने उस सीक्रेट रियलम में उस डीमन को आजाद करवा दिया था, जिसकी वजह से अब हमारे इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ऊपर से इसने यहाँ पे हमारे वू टेंपल के एक मास्टर को भी खत्म कर दिया है, जिससे ये साबित होता है कि ये पक्का उन डीमंस के साथ मिला हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य को वहाँ पे जी फेंग की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो वहाँ पे कोल्ड टून में जी फेंग से कहती है, लिन फेंग हमारे हेवनली स्वॉर्ड क्लैन का एक हिस्सा है, इसलिए हम खुद ही उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। और रही बात इसकी बहन सुनर की, अगर उसके पास एक इविल स्पिरिट है तो उस सब में लिन फेंग की क्या गलती है। और हाँ, अगर इस सब में लिन फेंग गुनहगार निकलता भी है तो उससे हमारा हेवनली स्वॉर्ड क्लैन खुद ही सजा दे लेगा। तुम्हें इस सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मिसूई की ये बात सुनकर बेचारे जी फेंग की वहाँ पे बोलते ही बंद हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसे वहाँ से चुपचाप जाना पड़ा था। वहीं वो टेंपल के लोगों के वहाँ से जाते ही लिन फेंग भी वहाँ पे मिसूई के पास आते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी लिन फेंग वहाँ पे मिसूई से कहता है, माफ करना लेकिन अभी मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ से मूकवन के पास आ गया था, जो कि लिन फेंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी मार्शल स्वॉर्ड की मदद से पीछे से ही मूकवन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। हमें सुनर के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुनर की हालत अब वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर लिन फेंग भी अब वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वाटर ऑफ लाइफ का यूज करते हुए वहाँ पे सुनर को ठीक करने लगा था। और जैसे ही वो वाटर ऑफ लाइफ वहाँ पे सुनर की बॉडी के अंदर जाता है तो देखते ही देखते सुनर वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। इवन सुनर भी वहाँ पे ठीक होने के बाद बिल्कुल एक बच्चे की तरह वहाँ पे जोर जोर से कूदते हुए उछलने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग को वहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था। और तभी मिस सुई वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो, जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे मिस सुई को जवाब देते हुए बताता है कि अभी सबसे पहले तुम्हें मार्शल गुड वू टेंपल के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे का कुछ सोचूंगा। लेकिन सूजी वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, लेकिन इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तो इसलिए तुम्हें मार्शल गुड वू टेंपल के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम चाहो तो अब तुम मेरे साथ वापस हेवनली स्वॉर्ड क्लैन में चल सकते हो। जिसपे सुनर भी वहाँ पे मिस हुई कि हाँ मिलाते हुए कहती है कि ये सीनियर सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे ख्याल से अब आपको हेवनली स्वॉर्ड क्लैन में चले जाना चाहिए और आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं भी यहाँ से वापस अपनी लिन फैमिली में चली जाऊंगी। भाई उन दोनों बहन भाइयों के बीच के प्यार को देखकर मिस हुई भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे सुनर को भी अपनी छोटी बहन बनाते हुए उसे भी हेवनली स्वॉर्ड क्लैन को ज्वाइन करने की ऑफर देती है, जिसके लिए सुनर भी खुशी खुशी मान गई थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यही चाहती थी कि वो किसी तरह से लिन फेंग के साथ रह सके। उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी उन दोनों को ही लेकर अपने हेवनली स्वॉर्ड क्लैन की तरफ निकल गई थी, लेकिन उससे पहले उन लोगों को एक बार डिमन माउंटेन्स में जाना था, और क्योंकि वहाँ तक जाने में उन लोगों को बहुत ज्यादा समय लगने वाला था, तो इसलिए लिन फेंग वहाँ पे मिस सुई से कुछ कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में पूछता है, जिसपे मिस सुई भी वहाँ पे लिन फेंग को सजेशन देते हुए बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास दो मार्शल स्पिरिट्स हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा, और अगर तुम अपनी दोनों मार्शल स्पिरिट को एक साथ जोड़ लेते हो तो इससे तुम्हें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मिस सुई की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन में लग गया, करते हुए वो वहाँ पे अपनी दोनों मार्शल स्पिरिट्स को एक साथ मर्ज करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी भी निकलने लगी थी। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे काफी हद तक अपनी दोनों मार्शल स्पिरिट्स को एक साथ मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से अब लिन फेंग वहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर के साथ भी जुड़ चुका था। इवन लिन फेंग की मार्शल सोल बॉडी की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इस सब के साथ साथ अब लिन फेंग वहाँ पे सक्सेसफुली हेवनली रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, जो देखकर मिस सुई भी वहाँ पे लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वह दूसरी तरफ हम सुनर को भी देखते हैं, जो कि लिन फेंग की ही तरह वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। ये देखकर सुनर वहाँ पे अपने मन में कहती है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करके रहूंगी। और ये सोचकर सुनर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने में लग गई थी, और देखते ही देखते सुनर ने वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में पूरी तरह से अपनी मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करते हुए उसे अवेकन कर लिया था, जो देखकर वहाँ पे सुनर से ज्यादा लिन फेंग को उसके लिए खुशी हो रही थी। और लिन फेंग वहाँ पे सुनर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसकी तारीफें करने लगा था, जो सुनकर सुनर को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और वो खुश होते हुए लिन फेंग से कहते हैं कि अब हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों के साथ फाइट किया करेंगे, जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वहीं हम देखते हैं कि मिस सुई वहाँ पे उस डीमन वैली को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने अपने जिस आदमी को डीमन वैली के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था वो भी अभी तक वापस नहीं लौटा था, जिसका मतलब था कि जरूर डीमन वैली में कोई खतरा है। इसलिए मिस सुई सुनर और लिन फेंग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग ने तो मिस सुई की यह बात मानने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन मिस सुई को भी उन दोनों को अपने साथ ले जाना पड़ता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डीमन वैली का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस सुई भी लिन फेंग और सुनर के साथ पहुंच चुकी थी। और वहाँ पहुंचते ही मिस सुई को अपने लोगों से पता चलता है कि उन 5 डीमंस में से एक जिसका नाम यूलिन है वो भी आजाद हो चुकी है। असल में ये 5 डीमंस डीमन लॉर्ड के ही अवतार थे, जिन्हें डीमन लॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए कैद रखने के लिए उनके 5 अवतारों को अलग अलग जगहों पे ट्रैप किया गया था। अपने साथियों से यूलिन के बारे में सुनकर मिस सुई जल्दी से उन्हें पोर्टल ओपन करने के लिए कहती है, और उस पोर्टल से होते हुए वो तीनों वहाँ
वहाँ पे डीमन केव के अंदर चले गए थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे उस डीमन केव के अंदर पहुंचते हैं तो यूलिन वाकई वहाँ पे आजाद हो चुकी थी और हेवनली सूट क्लैन के कुछ डिसेबल्स वहाँ पे उसे रोकते हुए उसका सामना करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि यूलिन के ऊपर हेवनली सूट क्लैन के किसी भी डिसेबल के अटैक सभी डिसेबल्स को उनके अंदर जगड़ते हुए उन सभी की पावर को वहाँ पे अब्सॉर्ब करने लगी थी। ये देखकर मिस सुई भी वहाँ पे बीच में आते हुए अपने साथियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यूलिन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रूट की मदद से उसके ऊपर भी अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ गिरा देती है, जिसे बचाने के चक्कर में उसका एक साथी लीजुन वहाँ पे यूलिन का शिकार हो गया था, जबकि सुई भी वहाँ पे यूलिन के डिमोनिक स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर में गिरने लगी थी। पर उसी समय लिनफेंग ने वहाँ पे बीच में आते हुए मिस सुई को नीचे गिरने से बचा लिया था। इवन लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ट से यूलिन के ऊपर अटैक करते हुए लीजुन को भी वहाँ पे आजाद करवा लिया था। वही लिनफेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर यूलिन का सारा ध्यान भी वहाँ पे लिनफेंग की तरफ चला गया था और वो वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर से हंसते हुए कहती है कि अगर यहाँ पे मैंने इस लड़के की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया तो फिर यहाँ से बाहर निकलने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जैसे यूलिन वहाँ पे अपने डिमोनिक लोटस फ्लावर से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत ही चालाकी से यूलिन को वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फर्नेस के अंदर कैद कर लिया था और अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पे स्पिरिचुअल फर्नेस के अंदर रिफाइन करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि अभी लिनफेंग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फर्नेस के अंदर एक डिमन की पावर को रिफाइन कर सके, इसलिए लिनफेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मार्शल सोल को बंद करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगा था। और जैसे जैसे लिनफेंग की पावर वहाँ पे बढ़ रही थी वैसे वैसे डिमोनिक लेडी यूलिंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जबकि लिनफेंग को वहाँ पे इस तरह से अपनी सोल को बंद करते हुए देखकर सुनर और मिस सुई को वहाँ पे लिनफेंग की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे यूलिंग को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, पर इसी बीच कोई लिनफेंग के बनाए हुए स्पिरिचुअल फर्नेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे लिनफेंग भी लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया था। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि रियल यूलिंग ने किया था। और अब तक लिनफेंग और बाकी सभी लोग जिस यूलिंग के साथ फाइट कर रहे थे वो तो बस डिमोनिक लेडी यूलिंग का एक क्लोन था, लेकिन लिनफेंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसने यहाँ पे इस क्लोन को ज्यादा समय दिया तो ये भी उनके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए लिनफेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए यूलिंग के उस क्लोन को वहाँ पे खत्म करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम सुनर को देखते हैं जो कि वहाँ पे रियल यूलिंग का सामना करने के लिए उसके सामने आ गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि यूलिंग ने तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से सुनर को हरा दिया था। और जैसे वहाँ पे यूलिंग सुनर के ऊपर अटैक करती है तो लिनफेंग ने भी वहाँ पे ये देख लिया था, इसलिए वो भी यूलिंग के क्लोन सीलिंग को छोड़कर सुनर को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। लेकिन इसी बीच सीलिंग भी वहाँ पे उस फर्नेस को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से बाहर आ गई थी और अब वो दोनों ही वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगी थी, जो देखकर बेचारी मिस सुई वहाँ पे इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो लिनफेंग की हालत को देखते हुए वहाँ पे रोने लगी थी। और जैसे ही उसका आंसू वहाँ पे नीचे लावा में गिरता है तो अचानक ही वहाँ पे उस लावा के नीचे से एक फायर ड्रैगन बाहर निकल कर आता है और वो फायर ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि फायर गॉड की पावर्स का एक हिस्सा था। और वो ड्रैगन टर्टल जिसका नाम सेनहाओ था उसने वहाँ पे उन दोनों डिमोनिक लेडीज के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और उन दोनों डिमोनिक लेडीज के वहाँ से भागती गॉड सेनहाओ की नजर वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर पड़ती है, क्योंकि लिनफेंग को छोड़कर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग बेहोश हो चुके थे। वहीं गॉड सेनहाओ भी वहाँ पे लिनफेंग की पावर्स को महसूस करके उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा लड़के तुम्हारे पास वाकई काफी ज्यादा कमाल की पावर्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि डीमन लॉर्ड के उन 5 अवतारों में से 4 अवतार आजाद हो चुके हैं और अब बस एक ही अवतार बाकी बचा है, जिसे कि एंशिएंट गॉड्स ने अंडरवर्ल्ड में कैद किया था और उसे वहाँ पे कैद करते हुए हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे बैरियर लगा दिया था। लेकिन पिछले कुछ समय में मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे उस बैरियर में क्रैक्स आ रहे हैं और अगर एक बार वो बैरियर वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो अंडरवर्ल्ड के सभी डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आते हुए सभी ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। गॉड सेनहाओ की ये बात सुनकर लिनफेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो गॉड सेनहाओ को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए कि मुझे आगे क्या करना है, मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। वहीं गॉड सेनहाओ वहाँ पे अपने मन में कहते हैं कि इस लड़की की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी मौजूद है और ऊपर से इसकी बहन के पास बेसुरा गॉड की स्पिरिट मौजूद है, तो क्या वाकई ये दोनों वही लोग हैं जिन्हें हेवंस की तरफ से चुना गया है। और ये सोचकर गॉड सेनहाओ वहाँ पे लिनफेंग से कहते हैं, लड़के तुम्हारा दिल बहुत ही ज्यादा साफ है, इसलिए आज से मैं तुम्हें इस पूरे गाउशियन कॉन्टिनेंट का नया गार्डियन गॉड बना रहा हूँ। अब से इस गाउशियन कॉन्टिनेंट की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और ये कहकर गॉड सेनहाओ ने वहाँ पे अपना डिवाइन ट्रायर भी लिनफेंग के हवाले कर दिया था और उसी के साथ साथ लिनफेंग को वहाँ पे गॉड सील भी दे दी थी, जिसे लिनफेंग तभी ओपन कर सकता था जब वो डिवाइन रियलम में पहुंचेगा। और जब लिनफेंग ने उस गॉड सील को ओपन कर लिया तो उसे गॉड सेनहाओ की सारी पावर्स भी मिलने वाली थी। और उसी के साथ साथ गॉड सेनहाओ वहाँ पे लिनफेंग को कुछ हाई लेवल की सोल गैदरिंग पिल्स भी देते हैं, जिनकी मदद से वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों की पावर को भी वापस से रिकवर कर सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे गॉड सेनहाओ को अलविदा कहते हुए अपने सभी साथियों को लेकर उस डीमन केव से बाहर आ गया था और अपनी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग वहाँ पे सुनर और मिस सुई को होश में भी ले आया था। और लिनफेंग ने वहाँ पे मिस सुई को यह भी बता दिया था कि सीलिंग भी इस डीमन केव से आजाद हो चुकी है। लिनफेंग की ये बात सुनकर तो मिस सुई भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और तभी हेवनली सूट क्लैन के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए पहुंच चुके थे। और यहाँ पे भी उन सभी को लिनफेंग के ऊपर शक होने लगा था कि भला एक कमजोर से लड़के ने उन सभी की जान कैसे बचा ली, जबकि सीनियर ली यून भी उस डिमोनिक लेडी का सामना नहीं कर पाए। जो सुनकर मिस सुई को वहाँ पे अपने लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन लिनफेंग ने उन्हें वहाँ पे शांत करवा दिया था, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे दोबारा उसी फ्लाइंग बोट से होते हुए हेवनली सूट क्लैन की तरफ निकल गए थे। जबकि दूसरी तरफ हमें डीमन केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भले ही सीलिंग तो भाग निकली थी लेकिन यूलिंग वहाँ पे फंस चुकी थी और असल में डीमन लॉर्ड का अवतार यूलिंग नहीं बल्कि सीलिंग ही थी। और ये ड्रामा सीलिंग ने वहाँ से भागने के लिए
ये जानबूझ के किया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि गॉड सेनाऊ एक बार बाहर आ गए तो उनका बचना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। खैर गॉड सेनाऊ वहाँ पे यूलिंग को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और साथ साथ वो वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रहे थे कि मैं चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लो, लेकिन सी लिंग का तो यहाँ से वैसे भी भागना तय था, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमें बताया गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, मेरे वाले फैमिली का सीन दिखाया जाता है और लिन फेंग भी वहाँ पे मिसूये के साथ आया हुआ था, क्योंकि उसके पास अभी भी थोड़ा सा वाटर ऑफ लाइफ बचा था, जिसकी मदद से वो साउ साउ की मदद को ठीक करना चाहता था। वहीं साउ साउ तो वहाँ पे लिन फेंग को देखकर ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे रॉयल सिटी में एंटर करता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि ये रॉयल सिटी फायर ऑफ लावा के ऊपर बनाई गई थी और वही फायर वहाँ पे लिन फेंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद साउ साउ और जिन यू दोनों लिन फेंग को लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास आते हैं, जहाँ उन दोनों के ग्रैंडफादर भी लिन फेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। इवन वो वहाँ पे अपने पोता पोती की जान बचाने के लिए लिन फेंग का शुक्रिया अदा भी करने लगे थे। उनकी नजरों में लिन फेंग किसी हीरो से कम नहीं था। और तभी वो ग्रैंडफादर वहाँ पे सुई से सवाल करते हुए पूछते हैं कि डीमन केव में क्या हुआ था, जिसपे सुई ने भी साउ साउ के ग्रैंडफादर को सब कुछ बता दिया था। और सुई के साथ साथ लिन फेंग भी उन्हें अंडरवर्ल्ड के बैरियर के बारे में बताते हुए कहता है कि अंडरवर्ल्ड का बैरियर अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अगर वो बैरियर एक बार टूट गया तो सभी के सभी डीमंस हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम लोगों को पहले ही अपने ह्यूमन वर्ल्ड की मेजर पावर्स को एक साथ मिलाते हुए कुछ ऐसा करना होगा कि वो डीमंस हमारे इस ह्यूमन वर्ल्ड में आ ही ना पाए। लिन फेंग की ये बात सुनकर साउ साउ के ग्रैंडफादर भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन अभी क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे लिन फेंग और उसके बाकी साथियों को वहाँ पे आराम करने के लिए भेज दिया था। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ से अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे भाइयों की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिन फेंग को बता रही थी कि इस लावा लेक के नीचे एक केव बनी हुई है, जिसके अंदर जाकर अगर तुम अपनी प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भाइयों की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस लावा लेक में कूदते हुए उसी केव के अंदर आ गया था। ये एक एंशिएंट हिडन केव थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वहीं जैसे लिन फेंग शाओटियान को लेकर उस हिडन केव के अंदर आता है तो शाओटियान की नजर वहाँ पे मौजूद कुछ फायर लोटस फ्लावर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें जैसे ही वो उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक फायर ईगल ने अचानक आगे बढ़ते हुए शाओटियान के ऊपर हमला कर दिया था। असल में वो फायर ईगल इस जगह की गार्डियन थी, जिसे लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी एक सील के अंदर ट्रैप करते हुए उसे दोबारा वहाँ पे फायर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए उसी फायर स्पिरिट का यूज करके वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम मार्शल गॉड टेंपल के कैल्डर को देखते हैं, जो कि लिन फेंग का पीछे करते हुए टियानवू रॉयल फैमिली में भी पहुंच चुका था। लेकिन अब लिन फेंग और मार्शल गॉड टेंपल के बीच में टियानवू रॉयल फैमिली खड़ी थी, जो कि लिन फेंग को कुछ भी नहीं होने देने वाली थी। लेकिन जब मिसूये को ये बात पता चलती है कि मार्शल गॉड टेंपल ने लिन फेंग को पकड़ने के लिए अपने एक और एल्डर को भेजा है, तो हम देखते हैं कि मिसूये ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने अचानक ही वहाँ पे मार्शल गॉड टेंपल के लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से भगा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जिनयू के अंकल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो इस सब के लिए जिनयू के फादर से बहस भी करने लगे थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उस मामूली से लड़के के लिए मार्शल गॉड टेंपल के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। लेकिन जिनयू के ग्रैंडफादर ने वहाँ पे आते हुए अपने दोनों बेटों को चुप करवा दिया था और वो भी यहाँ पे जिनयू के पिता की तरह लिन फेंग को सपोर्ट कर रहे थे। इवन उन्होंने तो लिन फेंग को बचाने के लिए ये तक भी कह दिया था कि अगर मार्शल गॉड टेंपल लिन फेंग को पकड़ने के लिए दोबारा यहाँ पे आया तो उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, मार्शल गॉड टेंपल के उसी एल्डर को देखते हैं जो कि लिन फेंग को पकड़ने के लिए रॉयल फैमिली में गया हुआ था। जब वो वापस अपने मार्शल गॉड टेंपल में पहुंचा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी और अपनी उस खराब हालत के बारे में उसने मार्शल गॉड टेंपल के मास्टर को सब कुछ बता दिया था। अपने उस एल्डर की सारी बातें सुनकर मार्शल गॉड टेंपल के उस मास्टर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसी समय उसने टियानवू रॉयल फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आदेश भी दे दिया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्शल गॉड टेंपल के ट्रूप्स रॉयल फैमिली में पहुंच चुके थे और वो लोग वहाँ पे रॉयल फैमिली से लिन फेंग को उनके हवाले करने की मांग करने लगे थे, जबकि हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली के मास्टर टियानवू ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था। इवन मास्टर टियानवू उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि लिन फेंग बेगुनाह है, पर हम देखते हैं कि मार्शल गॉड टेंपल तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, जो देखकर मास्टर टियानवू भी अब वहाँ पे उनके साथ लड़ने के लिए रेडी हो गए थे और मास्टर टियानवू के साथ वहाँ पे मिसूये भी दे रही थी और इसी के साथ वहाँ पे उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि मार्शल गॉड टेंपल के वो सभी लोग तादाद में ज्यादा थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे मास्टर टियानवू और मिसूये के ऊपर भारी पड़ रहे थे और देखते ही देखते मार्शल गॉड टेंपल के उन मास्टर्स ने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में मास्टर टियानवू और मिसूये को हरा दिया था और जिनयू के अंकल इस सब का कसूरवार अभी भी वहाँ पे लिन फेंग को ही ठहरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए हेवनली मार्शल रियलम के 4th लेवल पे पहुंच चुका था। हेवनली मार्शल रियलम के टोटल 9 लेवल थे, इसलिए अभी भी लिन फेंग नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने से काफी दूर था और अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर वहाँ पे फाइटिंग की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनर अब मार्शल गॉड टेंपल के लोगों का सामना कर रही थी, लेकिन अभी क्योंकि सुनर इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसलिए मार्शल गॉड टेंपल के एक मास्टर ने उसे वहाँ पे बहुत ही आसानी से हराते हुए बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर जिन्हो और साउ साउ वहाँ पे सुनर की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मार्शल गॉड टेंपल के एक और मास्टर ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों को वहीं पे ट्रैप कर दिया था और इसी बीच मार्शल गॉड टेंपल का वही पहले वाला मास्टर सुनर को पकड़ते हुए उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगा था। लेकिन वो लोग वहाँ से जा पाते उससे पहले वहाँ पे शाओटियान की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे मार्शल गॉड टेंपल के लोगों के ऊपर हमला करते हुए सुनर को वहाँ पे आजाद
करवा लिया था। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उस लावा से बाहर आते हुए काफी गुस्से से वहाँ पे मार्शल गो टेम्पल के लोगों के सामने आके खड़ा हो गया था। वही लिन फेंग को अपने सामने देखकर मार्शल गो टेम्पल के वो चारों मास्टर वहाँ पे लिन फेंग को धमकी देते हुए कहते हैं, लड़के अगर तुम अपनी और अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो चुपचाप उस डीमन वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में हमारी मदद करो, वरना आज हमें यहाँ पे मजबूरन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन को भी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से मार्शल गो टेम्पल के लोगों को मना करते हुए उल्टा वहाँ पे उनकी बेइज्जती करने लगा था। लिन फेंग के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर मार्शल गो टेम्पल के उन चारों मास्टर को भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चारों के चारों मास्टर वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे उन सभी को अपने एक सील के अंदर ट्रैप करते हुए उन सभी को वहीं पे जमा दिया था और उसी के साथ वहाँ पे उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। और लिन फेंग के ऐसी कमाल के पास को देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का जो कि अभी सिर्फ फैमिली मार्शल आलम में है वो अकेला चार डिवाइन मार्शल मास्टर्स का सामना कैसे कर पा रहा है। असल में लिन फेंग ने वहाँ पे ये सब एक एंशिएंट फॉर्मेशन की मदद से किया था जिसके बारे में वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता था। इवन मास्टर टियान वो भी वहाँ पे उस बारे में नहीं जानते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ मार्शल गो टेम्पल के वो चारों मास्टर्स वहाँ पे लिन फेंग को धमकी देते हुए दुम दिखाकर वहाँ से भाग गए थे। और लिन फेंग के इस कारनामे को देखकर वहाँ पे मास्टर टियान वो के साथ साथ बाकी सभी लोग भी लिन फेंग की तारीफें करने लगे थे। और लिन फेंग दोबारा वहाँ पे उस हिडन लावा वाली केव के अंदर आ गया था, जहाँ आते ही लिन फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसी तरह लिन फेंग को वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था और अब तो लिन फेंग वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए हेमली मार्शल आलम के 5th लेवल पे पहुंच चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिन्हों की मदर की हालत वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन डॉक्टर्स ने भी उन्हें वहाँ पे जवाब दे दिया था कि अब जिन्हों की मदर का बचना इम्पॉसिबल है, जो सुनकर तो बेचारी साव वहाँ पे रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अभी वो डॉक्टर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे आ पहुंचता है और लिन फेंग को वहाँ पे देखकर साव भाग कर लिन फेंग के गले लगते हुए वहाँ पे जोर से रोने लगी थी और वो लिन फेंग से उसकी मदद की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी थी। साव की ये बात सुनकर लिन फेंग भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए उसकी मदद को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब लिन फेंग साव की मदद को चेक करता है तो वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि कौन गधा यहाँ पे इसका इलाज कर रहा था, इनकी बॉडी के अंदर बस मामूली सा पॉइजन था जिसका अगर सही समय पे सही से इलाज किया जाता तो ये अब तक न जाने कब की ठीक हो चुकी होती। जबकि हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जो कि वहाँ पे साव की मदद का इलाज कर रहा था वो लिन फेंग की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इवन वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिन फेंग को बुरा भला भी कहने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसे इग्नोर करते हुए कुछ मेडिकल हेल्प का यूज करते हुए वहाँ पे एक हीलिंग पोशन बनाता है, जिसे बनाने के बाद लिन फेंग ने वहाँ पे साव की मदर को उसी पोशन के अंदर बैठा दिया था। जो देखकर वो डॉक्टर जिसका नाम कुआन था वो वहाँ पे लिन फेंग के इस मेथड को देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे डॉक्टर कुआन को कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ पे पूरे 2 घंटों के बाद एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के साथ वहाँ पे साव की माँ की बॉडी के अंदर से वो सारा पॉइजन भी बाहर निकल चुका था। इवन साव की मदर को वहाँ पे होश भी आ चुका था और अपनी माँ को वहाँ पे सही सलामत देखकर साव और जिनियो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। जबकि हम देखते हैं कि बेचारे डॉक्टर कुआन की तो वहाँ पे बोलती ही बंद हो गई थी और इस तरह लिन फेंग ने वहाँ पे रॉयल फैमिली के ऊपर एक और एहसान कर दिया था और अब तो रॉयल फैमिली वहाँ पे लिन फेंग के लिए मरने मिट्टी को भी तैयार हो गई थी। इवन मास्टर टियान वो तो वहाँ पे खुश होते हुए अपनी पोती साव की शादी वहाँ पे लिन फेंग के साथ करवाना चाहते थे। लेकिन लिन फेंग ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया था कि उसकी लाइफ का अब सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खुद को पावरफुल बनाते हुए अपने पहले वाली फैंसी से बदला लेना। जब तक मैं उसे अपने बदला नहीं ले लेता तब तक मैं सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। और लिन फेंग की ये सारी बातें सुनकर मास्टर टियान वो भी वहाँ पे लिन फेंग के जज्बात की कदर करते हुए उसकी ये बात खुशी मान गए थे। और मास्टर टियान वो वहाँ पे लिन फेंग को ये भी बताते हैं कि हमारी टियान वो रॉयल फैमिली के एम्परर तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये कहकर मास्टर टियान वो लिन फेंग और उसके साथियों को लेकर वहाँ से एम्परर से मिलने के लिए चले गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें मार्शल गो टेम्पल के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्शल गो टेम्पल के बाकी सभी मास्टर ने भी जाकर अपने एम्परर को सब कुछ बता दिया था। जो सुनकर तो मार्शल गो टेम्पल का वो एम्परर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और यहाँ पे हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि असल में वो सभी लोग लिन फेंग के पीछे वाटर ऑफ लाइफ की वजह से पड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग वाटर ऑफ लाइफ की मदद से सीटियान नामी एक पर्सन को ठीक करना चाहते थे। और इसलिए मार्शल गो टेम्पल ने लिन फेंग के ऊपर डीमन सपोर्टर होने का झूठा इल्जाम लगाया था ताकि वो लोग लिन फेंग को आसानी से मारते हुए उसे वाटर ऑफ लाइफ छीन सके। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल गो टेम्पल का वो एम्परर उसी से वहाँ पे अपने मास्टर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि कुछ भी करके वो वाटर ऑफ लाइफ मेरे पास लेके आओ, फिर चाहे उसके लिए तुम सभी को अपनी जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि वहाँ पे एम्परर से मिलने के लिए आए हुए थे। और एम्परर जो कि लिन फेंग के पिता के पुराने दोस्त थे वो भी लिन फेंग से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इवन वो भी वहाँ पे मार्शल गो टेम्पल की बजाय लिन फेंग को ही सपोर्ट कर रहे थे। और असल में एम्परर ने यहाँ पे लिन फेंग को क्वीन का इलाज करने के लिए बुलवाया था, जिसे एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी थी जिसके चलते क्वीन को हर समय अपने सर में दर्द रहता था। और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे क्वीन को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है तो हम देखते हैं कि क्वीन ने वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से लिन फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे लिन फेंग ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और क्वीन के उस अटैक को देखकर ही लिन फेंग वहाँ पे समझ गया था कि ये क्वीन असल में एक डीमन है और इस डीमन क्वीन का नाम मूलिंग था, जो कि अब तक के बाकी सभी डीमन से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और तभी देखते ही देखते मूलिंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को लेकर अपने स्पिरिचुअल रियलम में आ गई थी, जहाँ लिन फेंग को भी मूलिंग के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मूलिंग पिछले काफी लंबे अरसे से आजाद घूम रही थी, जिसकी वजह से उसके पास बाकी सभी डीमन अवतार से बहुत ज्यादा
बढ़ चुकी थी। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था। वो भी वहाँ पे अपनी दोनों मार्शल सोर्स की पावर्स को मर्ज करके वुलिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और इसी बीच मौका देकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे क्वीन की बॉडी से वुलिंग की सोल को अलग कर दिया था। और क्वीन की बॉडी से अलग होते ही वुलिंग की सोल डर के मारे वहाँ से भागने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपने डिवाइन मिरर की पावर का यूज करते हुए वुलिंग की सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे घायल कर दिया था। पर उसके बावजूद भी वुलिंग की डीमन सोल वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उसके साथ फाइट करते करते काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो वहीं पे बैठकर कल्टीवेट करते हुए खुद को रिकवर करने लगा था। और साउथियन को उसने वहाँ पे अपनी रक्षा करने के लिए भी बोल दिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि एम्परर भी वहाँ पे आ जाते हैं। और जब वो एम्प्रेस के रूम की हालत देखते हैं तो उन्हें लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन शाओटियन उल्टा वहाँ पे एम्परर के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने आखिर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया था? क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी एम्प्रेस की बॉडी के ऊपर डीमन वुलिंग ने कब्जा कर रखा है, या फिर तुम भी उन डीमंस के साथ मिले हुए हो? शाओटियन की यह बात सुनकर एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चलाते हुए शाओटियन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अपनी कल्टीवेशन से उठ गया था और वो भी सेम यही बात एम्परर से कहता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर एम्परर भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे किसी डिमोनिक ऑरा को सेंस करने की कोशिश करता है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे एम्परर को लिन फेंग की बातों के ऊपर यकीन आने लगा था और इसलिए एम्परर लिन फेंग से माफी भी मांगते हैं। लेकिन इससे आगे एम्परर वहाँ पे लिन फेंग से कुछ कह पाते उससे पहले उन्हें वहाँ पे बाहर मार्शल गोड टेंपल के एक मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चलाते हुए एम्परर को लिन फेंग को उनके हवाले करने के लिए बोल रहा था। और इवन इस बार लिन फेंग को पकड़ने के लिए मार्शल गोड टेंपल का लीडर भी खुद साथ आया था, जो कि डिवाइन रियलम के 3rd लेवल पे था, जिसका नाम शियान शेंग था। और उसे देखते ही मास्टर टियान वू तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि शियान शेंग था ही इतना ज्यादा खतरनाक। लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराते और वो वहाँ से उड़ते हुए सीधा बाहर आकर वहाँ पे शियान शेंग के सामने आके खड़े हो गए थे। एम्परर को इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर शियान शेंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से एम्परर से कहता है, इस डीमन सपोर्टर को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। लेकिन अब तो एम्परर के ऊपर भी लिन फेंग का एक एहसान हो चुका था, इसलिए एम्परर भी वहाँ पे लिन फेंग को सपोर्ट करते हुए शियान शेंग को समझाने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि मार्शल गोड टेंपल के मास्टर शेंग तो वहाँ पे एम्परर की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बार फिर से दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो गई थी। और फाइट स्टार्ट होते ही वहाँ पे लिन फेंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए नेचर गॉड की तरफ से हुई लाइफ ऑफ ब्रेथ का यूज करते हुए वहाँ पे खुद को रिकवर करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर क्योंकि अभी डिवाइन रियलम के 2nd लेवल पे थे, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर टियान वू के साथ मिलकर भी मास्टर शेंग का सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तब तक लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था। और क्योंकि वो लोग अभी भी रॉयल किंगडम में ही मौजूद थे, तो हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से उसी एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से अब लिन फेंग की पावर्स भी किसी डिवाइन रियलम वाले कल्टीवेटर्स के बराबर हो गई थी। और उसके बाद लिन फेंग वहाँ पे मास्टर शेंग के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे बराबरी की टक्कर देने लगा था, जो देखकर तो वहाँ पे एम्परर के साथ साथ मार्शल गोड टेंपल के बाकी सभी मास्टर्स को भी बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही थी। जबकि मास्टर शेंग को तो वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब तो मास्टर शेंग ने वहाँ पे लिन फेंग को जान से मारने की ठान ली थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर शेंग वहाँ पे अपने डिवाइन रियलम के पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे अपनी डिवाइन मार्शल सोल को समन करता है, जो देखकर तो वहाँ पे लिन फेंग के सभी साथियों को वहाँ पे लिन फेंग की फिक्र होने लगी थी। और अपनी वार गॉड मार्शल सोल की वजह से मास्टर शेंग की पावर्स वहाँ पे निर्वाणा रियलम तक पहुंच गई थी। इवन मास्टर शेंग ने वहाँ पे अपनी वार गॉड मार्शल सोल की मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे लिन फेंग को खत्म करने के लिए अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक उंगली से ही मास्टर शेंग के बनाए हुए जायंट स्पिरिचुअल हैंड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये पर्सन कोई और नहीं टियान वू रॉयल फैमिली के लेजेंडरी एंसेस्टर वू जी थे, जिन्होंने वहाँ पे देखते ही देखते मास्टर शेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और मास्टर वू जी के ऐसे कमाल के पास को देखकर वहाँ पे सभी को पता चल चुका था कि मास्टर वू जी निर्वाणा रियलम के पीक पे पहुंच चुके हैं। और ये बात पता चलते ही मार्शल गोड टेंपल के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर वू जी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए मार्शल गोड टेंपल के लोगों से कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाने की, जो कि अब तक अकेले ही डीमंस के साथ लड़ते हुए आ रहा है। और तुम लोग जिस बिना पर इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, उसकी वो बहन असल में यहाँ से बिलोंग करती ही नहीं है। उसे लिन फेंग के पिता डीमन स्पिरिचुअल डोमेन से ले आए थे और उन्होंने ही वहाँ पे हजारों डीमंस को मारते हुए वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से आज तक तुम सभी लोग यहाँ पे सही सलामत घूम रहे हो, वरना अब तक तो वो डीमंस न जाने कब का तुम सभी को मार चुके होते। और क्या कह रहे थे तुम लोग कि लिन फेंग एक डीमन सपोर्टर है, तो लोग खुद ही देख लो वो एक डीमन सपोर्टर है या डीमन किलर है। और ये कहकर मास्टर वू जी वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी सारे पोर्टल्स बनाते हैं, जिन सभी के अंदर वही सीन चल रहे थे जब लिन फेंग ने अकेले उन डीमंस के साथ फाइट की थी। और उन सभी को वहाँ पे वो दृश्य दिखाने के बाद मास्टर वू जी मार्शल गोड टेंपल के लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं, अब मैंने तुम सभी लोगों को सबूत दे दिया है कि लिन फेंग बेगुनाह है, इसलिए अब अगर तुम लोगों ने गलती से भी लिन फेंग के रास्ते में आने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा ये तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मास्टर वू जी की ये बात सुनकर मार्शल गोड टेंपल के लोग भी मास्टर वू जी से माफी मांगते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल गए थे। और इस सब के लिए लिन फेंग वहाँ पे मास्टर वू जी का शुक्रिया अदा करता है, जिसपे हम देखते हैं कि अचानक मास्टर वू जी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करते हुए लिन फेंग को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। मास्टर वू जी की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे मास्टर वू जी के पीछे पीछे उसी पोर्टल के अंदर चला गया था, जो देखकर मिस वू जी और सुना दोनों
को वहाँ पे लिन फेंग की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस पोर्टल से होते हुए अंदर जाता है तो उसकी नजर वहाँ पे डीमन क्वीन आन्यू के ऊपर पड़ती है। जैसे कि वहाँ पे मास्टर वुजी के फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर आपने अपने पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे ट्रैप रखे हुए थे। तभी मास्टर वुजी के ग्रेट ग्रैंडफादर की नजर भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है। जिसे देखते हुए स्माइल करते हुए कहते ओ तो तुम हो लिन शाओटियान के बेटे। जिसपे लिन फेंग भी उन्हें ग्रीट करते हुए हमें अपना सर हिलाता है। ये देखकर ग्रेट ग्रैंडफादर उससे कहते हैं इन 5 स्टोन्स को गौर से देखो, ये वही 5 स्टोन्स है जो कि हमारी यहाँ पे आन्यू को ट्रैप रखने में मदद कर रहे हैं। ये 5 स्टोन्स लगातार यहाँ पे हमें अपनी पावर्स देते रहते हैं जिनकी मदद से ही हम लोग अब तक यहाँ पे डीमन क्वीन आन्यू को यहाँ पे ट्रैप रखे हुए हैं। और तुम्हें ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ये 5 स्टोन्स हमें तुम्हारे पिता नहीं लाकर दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन 5 स्टोन्स की पावर कम होती जा रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम भी अपने पिता की तरह स्पिरिचुअल रियलम में जाकर हमारे लिए वहाँ से ये 5 स्टोन्स ले आओ ताकि हम लोग आगे भी डीमन क्वीन आन्यू को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे कैद रख सके। स्पिरिचुअल रियलम का गेट 2 साल बाद ओपन होने वाला है और तब तक तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना होगा कि तुम वहाँ से हमारे लिए ये 5 स्टोन्स लेकर आ सको। और ये कहकर ग्रेट ग्रैंडफादर वहाँ पे लिन फेंग को एक पेज देते हुए कहते हैं कि इस पेज को तुम्हारे पिता शाओटियान ने ही बनाया था। इसके ऊपर स्पिरिचुअल रोड के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है जिससे तुम्हें वहाँ जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लिन फेंग भी वहाँ पे उस पेज को पकड़ते हुए ग्रेट ग्रैंडफादर से पूछता है क्या आपको मेरे पिता के बारे में कुछ पता है। जिसपे ग्रेट ग्रैंडफादर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि वो स्पिरिचुअल रियलम में ही एक मिशन पे गए थे और उसके बाद वो वहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आए, जिसकी वजह से सभी लोगों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। ग्रेट ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर लिन फेंग को एक झटका लगता है और अब लिन फेंग को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद उसके फादर अभी भी जिंदा है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिन फेंग को वहाँ से वापस भेज दिया था और जब लिन फेंग वहाँ से बाहर आकर एम्परर और मास्टर टियान वू को उनकी रॉयल फैमिली के एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं तो रॉयल फैमिली के सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे ये जानकर के अभी तक भी उनके एंसेस्टर्स जिंदा है। उसके बाद सीन चेंज होता रहा, फाइनली वो दिन आ गया था जब लिन फेंग फाइनली हेवनली स्वॉर्ड सेट में जाने वाला था और उसे लेने के लिए वहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट के एक एल्डर भी आया हुआ था। जिसके बाद लिन फेंग भी वहाँ पे सभी को अलविदा कहते हुए उस एल्डर के साथ हेवनली स्वॉर्ड सेट की तरफ निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्शल गो टेंपल का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ उन तक भी लिन फेंग के हेवनली स्वॉर्ड सेट में जाने की खबर पहुंच चुकी थी और हम देखते हैं कि मार्शल गो टेंपल के लोग अभी तक भी नहीं सुधरे थे। वो लोग लिन फेंग को पकड़ने के लिए अभी भी वहाँ पे प्लान बना रहे थे क्योंकि उन लोगों को लिन फेंग के डीमन स्पोर्टर होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस लिन फेंग के पास मौजूद वाटर ऑफ लाइफ चाहिए था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एल्डर भी लिन फेंग और सुनर को लेकर पहुंच चुका था और हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर एंटर करने के लिए वो वहाँ पे अपने एक जेट टोकन का यूज करता है क्योंकि वो जेट टोकन के बगैर कोई भी हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर एंटर नहीं कर सकता था। वहीं मिसूरी वहाँ पे लिन फेंग को हेवनली स्वॉर्ड सेट के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट में 6 मेजर पीक्स मौजूद हैं पर हमारे मास्टर स्वॉर्ड सेट पीक से बिलोंग करते हैं इसलिए हम लोग भी वहीं जाने वाले हैं। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए हेवनली स्वॉर्ड सेट के मेन हॉल के अंदर आ गए थे जहाँ पे वो सभी लोग हेवनली स्वॉर्ड सेट के लीडर के सामने झुकते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हेवनली स्वॉर्ड सेट का लीडर तो पहले से ही लिन फेंग के बारे में सब कुछ चाहता था और उन्होंने वहाँ पे खुशी खुशी लिन फेंग को अपने हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिसेबल भी बना लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे ली उनकी बहन किन यू की एंट्री होती है जो कि मार्शल गो टेंपल के लोगों की तरह वहाँ पे लिन फेंग के खिलाफ लग रही थी। वो वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये पर्सन एक डीमन सपोर्टर है इसलिए मास्टर मैं चाहती हूँ कि इसे हमारे हेवनली सेट में शामिल ना किया जाए क्योंकि मैं यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके आई हूँ। आज से 5 महीने पहले ही इसके फैंसी ने इसे धोखा देते हुए इस इसकी मसल सोल को छीन लिया था जबकि अब आप खुद ही देख ले कि सिर्फ ये 5 महीनों के अंदर अंदर कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उन सभी को झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे फादर शाओटियान स्पिरिचुअल रियलम से कुछ हेवनली गोड स्टोन्स को लेकर आए थे और लकीली जब मेरी फैंसी ने मुझसे मेरी मसल सोल को छीना था तब उनमें से एक हेवनली गोड स्टोन मेरे पास था और उसी ने ही मेरी मसल गोड को दोबारा रिकवर करने में मेरी मदद की। लिन फेंग की ये बात वहाँ पे सभी को सही लगती है क्योंकि हेवनली गोड स्टोन्स वाकई काफी ज्यादा पावरफुल होते थे और उनकी मदद से अपनी मसल सोल को रिकवर करना तो एक आम बात थी। जबकि हम देखते हैं कि किन यू तो वहाँ पे ये सब मानने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए किसी तरह से उसे वहाँ पे फंसाना चाहती थी। इवन उसने वहाँ पे लिन फेंग को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर दिया था जिसपे लिन फेंग उससे कहता है ओके मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ लेकिन अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरे पेट को हराना होगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपने पेट शाओटियान को बाहर निकालता है जिसके साथ लड़ने के लिए किन यू भी मान गई थी क्योंकि उसकी नजर में शाओटियान एक बहुत ही कमजोर पेट था जिसे वो अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा देगी। लेकिन होता वहाँ पे बिल्कुल उल्टा है क्योंकि शाओटियान ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में किन यू के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। इवन वहाँ पे किन यू के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि किन यू अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रही थी और वो वहाँ पे लिन फेंग से फाइट करने की मांग करने लगी थी जिसपे लिन फेंग उससे कहता है कि ओके ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले खुद को ठीक तो कर लो उसके बाद तुम जब चाहो हम फाइट कर सकते हैं। और इसी के साथ हेवनली स्वॉर्ड सेट के लीडर ने ऑफिशियली लिन फेंग के अपने सेट को ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी और उसी के साथ साथ लिन फेंग को वहाँ पे अपने क्लैन का आइडेंटिटी टोकन भी दे दिया था। लेकिन लिन फेंग की रैंक को डिसाइड करने के लिए वो सभी लोग लिन फेंग को लेकर एक जगह पे आते हैं जहाँ पे वो सभी लोग लिन फेंग की मसल सोल के पावर को चेक करने वाले थे और उसी के हिसाब से ही वो लिन फेंग को रिसोर्सेज और रैंक देने वाले थे। और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे अपनी मसल सोल को चेक करता है तो वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन होली एनर्जी निकलने लगी थी जिसे देखते ही सभी लोग समझ चुके थे कि लिन फेंग के पास होली लेवल की मसल सोल मौजूद है और ये वहाँ पे उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा
झटका था, क्योंकि आज तक उन लोगों ने एम्परर लेवल से ऊपर किसी की भी मसल सोल को नहीं देखा था। आज पहली बार वो लोग वहाँ पे अपनी आंखों से एक होली मसल सोल को देख पा रहे थे। इवन देखते ही देखते वहाँ पे हेमली सोर्ड सेट के अंदर मौजूद सभी सोर्ड्स भी उड़ते हुए आकर वहाँ पे लिन फेंग के चारों तरफ घूमने लगे थे, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसा नजारा अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। और ये सीन वाकई वहाँ पे गूज बम्स देने वाला था। इवन हेमली सोर्ड सेट के लीडर ने तो वहाँ पे डरते हुए लिन फेंग को वहाँ पे अपनी पावर को रोकने के लिए कह दिया था। लीडर की ये बात सुनकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी मसल सोल पावर को वापस अपनी बॉडी के अंदर ले लिया था। और अभी तो इन लोगों ने यहाँ पे लिन फेंग की सिर्फ एक ही मसल सोल देखी थी। अगर ये लोग यहाँ पे लिन फेंग की दोनों मसल सोल्स के पास को देख लेते तो ये सभी लोग तो शौक में ही यहाँ पे मारे जाते। खैर उसके बाद जब उन सभी लोगों की नजर वहाँ पे सोर्ड मोन्यूमेंट के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे लिन फेंग की मसल सोल का रैंक 9 निकल कर आया हुआ था, जो देखकर वहाँ पे सभी लोगों को एक बार फिर से 440 वोट का झटका लगता है। जबकि हम देखते हैं कि हेमली सोर्ड सेट के हाल लीडर तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन अब वहाँ पे सभी पीक्स के मास्टर लिन फेंग को अपनी पीक में लेने के लिए बेस्ट भी करने लगे थे, पर क्योंकि लिन फेंग को ऑलरेडी सोर्ड किंग ने चुन लिया था इसलिए वो सभी लोग यहाँ पे इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जबकि ये सब देखते हुए किन यू को वहाँ पे लिन फेंग से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि लिन फेंग तो यहाँ पे आते ही सभी का फेवरेट डिसेबल बन गया था। वहीं हम देखते हैं कि हेमली सोर्ड सेट के लीडर ने वहाँ पे लिन फेंग को ये परमिशन भी दे दी थी कि जब तुम सोर्ड किंग बाई चांस से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लो तो तुम बाकी सभी पीक्स में जाकर भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे खास टैलेंट के लिए एक ही पीक में ट्रेनिंग करना काफी नहीं होगा। हाल लीडर की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता है। इवन हाल मास्टर ने वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ये भी कह दिया था कि लिन फेंग के पास एक होली मसल सोल है। ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये खबर किसी को भी पता चल गई तो सभी लोग लिन फेंग के दुश्मन बन जाएंगे। अपने हेड मास्टर की ये बात सुनकर वो सभी मास्टर्स भी वहाँ पे इसके लिए मान गए थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि मिस हुई लिन फेंग को लेकर अपने सोर्ड पीक में आ गई थी। और हम देखते हैं कि जैसे लिन फेंग अपने पीक में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी का एहसास होता है, जिसकी वजह से लिन फेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपना और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए सीधा वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसी तरह कल्टीवेट करते करते लिन फेंग को वहाँ पे 3 महीने से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है। और अब लिन फेंग हेमली मार्शल रियलम के 8 लेवल पे पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम सुनर को देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे हेमली सोर्ड सेट के कुछ डिसेबल्स डीमन स्पोर्टर कहते हुए परेशान कर रहे थे। इवन उनमें से एक डिसेबल ने तो वहाँ पे अचानक आगे बढ़ते हुए सुनर के ऊपर हमला भी कर दिया था, लेकिन वो डिसेबल वहाँ पे सुनर के पास भी जा पाता उससे पहले ही वहाँ पे लिन फेंग की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे उस डिसेबल के अटैक को रोकर उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर उन सभी डिसेबल्स की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक डिसेबल एक बार फिर से हिम्मत जुटाते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उस डिसेबल के अटैक को ऐसे रोक लिया था कि जैसे वो अटैक लिन फेंग के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। और लिन फेंग ने वहाँ पे उस डिसेबल को थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर फेंक दिया था। और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे उस डिसेबल की तरफ आगे बढ़ता है तो अचानक ही वहाँ पे एक सोर्ड उड़ते हुए आकर लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे उसी डिसेबल को उठाते हुए अपने सामने कर लिया था, जो देखकर वो सोर्ड भी वहाँ पे खुद ब खुद ही रुक गई थी। और इसी के साथ वहाँ पे डुआन युआन नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है। पर हम देखते हैं कि बार बार उन डिसेबल्स के मूव करने की वजह से अब लिन फेंग को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और आना भी चाहिए था, क्योंकि ये सभी लोग उल्टा यहाँ पे लिन फेंग का एहसान मानने की बजाय उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। और गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग का सुप्रीम सोर्ड इंटेंट खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गया था। इवन लिन फेंग की मार्शल सोल बॉडी भी वहाँ पे बाहर आ गई थी, जिसे देखकर तो वहाँ पे डुआन युआन की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक ही लिन फेंग ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे डुआन युआन के अंकल डुआन जिंग की एंट्री होती है, जो कि हेमली सोर्ड सेट के कैल्डर भी था। और डुआन जिंग भी वहाँ पे लिन फेंग को मजा चखाने के लिए अपनी पावर रिलीज करते हुए उसे वहाँ पे दबाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि लिन फेंग को दबाना उसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इवन हम वहाँ पे देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने सोर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उसके और प्रेशर को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से डुआन जिंग को भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और जब वो अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे दोबारा लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक ही वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल गई थी। और जब वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर बाई चेंग ने डुआन जिंग की सोर्ड को वहाँ पे अपनी 2 फिंगर से रोक रखा था। और मास्टर बाई चेंग को देखते ही बेचारे डुआन जिंग की हालत ही वहाँ पे खराब हो गई थी, क्योंकि उस बेचारे ने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी अचानक वो डरते हुए वहाँ पे मास्टर बाई चेंग से माफी मांगने लगा था। लेकिन मास्टर बाई चेंग वहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए लिन फेंग से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा था। और जब लिन फेंग वहाँ पे मास्टर बाई चेंग को वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है तो मास्टर बाई चेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मास्टर बाई चेंग के गुस्से के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे मास्टर बाई चेंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि सब में हमारी कोई गलती नहीं है, हमें किन यून यहाँ पे जबरदस्ती ले आया था, हम तो इस लड़के लिन फेंग को जानते भी नहीं थे। अब ये सुनते ही मास्टर बाई चेंग की नजरें वहाँ पे किन यून की तरफ चली गई थी, जो कि वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही मास्टर बाई चेंग ने वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पर उसकी सारी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे हेमली सोर्ड सेट से बाहर निकाल फेंका था। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मास्टर बाई चेंग का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने यहाँ पे एक डिसेबल की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं, क्योंकि मास्टर बाई चेंग की नजरों में जो गुनहगार होता है उसे मास्टर बाई चेंग अपने तरीके से सजा दिया करते हैं। और मास्टर बाई चेंग वहाँ पे बाकी सभी को भी पनिशमेंट देते हुए कहते हैं क्योंकि तुम सभी ने इस गलत काम में किन यून का साथ दिया था, इसलिए तुम सभी को अगले महीने के कल्टीवेशन रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे। और डुआन जिंग तुमने टीचर होते हुए
भी ऐसा गलत काम किया, इसलिए मैं आज और अभी से ही तुम्हें टीचर की पोस्ट से हटाता हूँ। मास्टर बाईचेंग का फैसला सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ पे अपना अपना साथ झुकाते हुए चुपचाप वहाँ से चले गए थे, जिसके लिए लिन फेंग भी वहाँ पे मास्टर बाईचेंग का शुक्रिया अदा करता है। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर बाईचेंग लिन फेंग की पावर्स को देखकर उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। वो लिन फेंग से कहते हैं कि आज से कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें अपना ट्रू डिसेबल बना लूंगा और इसके लिए एक छोटी सी सेरेमनी भी रखी जाएगी, जिसपे लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर बाईचेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद मास्टर बाईचेंग भी लिन फेंग को उसके मंथली रिसोर्सेज देते हुए वहाँ से चले गए थे, जिनकी मदद से लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद हमें फाइनली सेरेमनी वाले दिन कई सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर बाईचेंग ने ऑफिशियली लिन फेंग को अपना थर्ड डिसेबल बना लिया था, जिसके लिए हेमली सोर्ड सेट के बाकी सभी मास्टर्स वहाँ पे मास्टर बाईचेंग को कांग्रेट्स भी कहने लगे थे। और यहीं पे लिन फेंग को आज से 15 दिन बाद होने वाले एक पीक कंपटीशन के बारे में भी पता चलता है। और ऊपर से मास्टर बाईचेंग ने भी इस कंपटीशन के लिए लिन फेंग के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, और ये बात लिन फेंग भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 15 दिनों बाद उसी कंपटीशन वाले दिन कई सीन दिखाया जाता है। उसके बाद देखते ही देखते हेमली सोर्ड सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होने लगे थे, जहाँ पे सी ऑफ सोर्ड का पोर्टल ओपन होने वाला था। और जैसे सभी डिसेबल्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे खड़े हुए दो एल्डर्स ने जेट स्टोन्स का यूज करते हुए वहाँ पे सी ऑफ सोर्ड के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगे थे। और जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक छोटा सा सोर्ड अरीना दिखाई देता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई भी सोर्ड अरीना के ऊपर पहुंच जाए तो उस पर्सन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड सोल मिलती थी। इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स जल्दी से उस सोर्ड अरीना की तरफ ही बढ़ने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उस सोर्ड अरीना को एक डिवाइन मास्टर सोर्ड रियलम के कल्टीवेटर की स्पिरिट वहाँ पे सोर्ड अरीना की रक्षा कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे सोर्ड अरीना के अंदर एंटर कर गए थे। और जैसे वो सभी लोग वहाँ पे सोर्ड अरीना के अंदर एंटर करते हैं तो वो सभी लोग वहाँ से अलग अलग हो गए थे। और उसी पर्सन की स्पिरिट ने अचानक वहाँ पे लिन फेंग के पीछे आते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे सोर्ड अरीना से बाहर फेंक दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम सुंदर को देखते हैं, जैसे उसी पर्सन ने वहाँ पे एक डीमन केव के अंदर भेजा था, वहाँ पे डीमंस के साथ फाइट करने के लिए, जहाँ सुंदर ने उन सभी डीमंस को खत्म करते हुए अपना टेस्ट पास कर लिया था। और जैसे सुंदर वहाँ से बाहर आती है तो मित्सुई वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी, और उन दोनों के साथ साथ वहाँ पे कोड डिसेबल ने भी ये टेस्ट पास कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी वहाँ पे सोल ऑफ सी के अंदर डूबते चली जा रही थी, और अब वो किसी भी पल वहाँ पे हारने ही वाला था। पर तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे अपने प्यारों के बारे में याद आने लगा था कि कैसे उसके लोग कहीं न कहीं वहाँ पे लिन फेंग का वेट कर रहे हैं, और उन सभी की अब सारी उम्मीदें लिन फेंग के ऊपर ही टिकी हुई है। और ये सब याद आते ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, और वो होश में आते हुए वहाँ पे उसी समय सोर्ड सोल सी से बाहर आ गया था, जो देखकर वो पर्सन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसे टैलेंटेड पर्सन नहीं देखा, और तुमने यहाँ पे अपने डर पे काबू पाके ये टेस्ट भी पास कर लिया है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं अपनी सारी पावर्स और टेक्निक्स भी तुम्हें पास आउट करना चाहता हूँ। और उस पर्सन कैसा कहते ही अचानक हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ किसी अलग जगह पे आ गया था। असल में लिन फेंग को वहाँ पे उस पर्सन की सारी मेमोरीज दिखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम उन सभी डिसेबल्स को देखते हैं जिन्होंने वहाँ पे सोर्ड अरीना के अंदर अपना अपना टेस्ट पास कर लिया था, और अब वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने सोर्ड इंटेंट को हासिल करने में लगे हुए थे। जहाँ मित्सुई को 9 लेयर वाली सोर्ड इंटेंट मिली थी तो वहीं सुनर को 8 लेयर वाली सोर्ड इंटेंट मिली थी। लेकिन क्योंकि लिन फेंग अभी तक भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था तो इसलिए उन दोनों को ही वहाँ पे लिन फेंग की चिंता होने लगी थी। खैर आपने अपने सोर्ड इंटेंट को हासिल करने के बाद वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे उसी पोर्टल से होते हुए दोबारा वहाँ पे वापस बाहर आ गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग अभी भी उसी पर्सन जिसका नाम मास्टर लुआ था उसकी कल्टीवेशन जर्नी को, जिससे लिन फेंग को वहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिल रहा था। इवन लिन फेंग वहाँ पे मास्टर लुआ की कल्टीवेशन जर्नी को देखते हुए वहाँ पे साथ साथ अपनी कल्टीवेशन भी करने लगा था, और आज फाइनली उसने अपनी फिनिक्स मसल स्पिरिट को अपनी हेमली सोर्ड मसल स्पिरिट के साथ मर्ज कर ही दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग की ट्रिब्यूलेशन भी वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, और ऐसी खतरनाक ट्रिब्यूलेशन तो आज तक मास्टर लियो ने भी नहीं देखी थी। असल में ये हेमल लेवल की ट्रिब्यूलेशन थी जिसे आज से पहले कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था। इवन हेमली सोर्ड सेट के मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, और उन सभी को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई महान कल्टीवेटर अपनी हेमली ट्रिब्यूलेशन कर रहा है। इवन वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स का ध्यान भी वहाँ पे उसी ट्रिब्यूलेशन की तरफ चला गया था। लेकिन तभी उन सभी को वहाँ की हवा में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक सोर्ड इंटेंट महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो सभी लोग वहाँ पे अंदर से कांपने लगे थे। और ये सोर्ड इंटेंट किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो लिन फेंग का ही था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपनी ट्रिब्यूलेशन को भी पूरा कर लिया था, जो देखकर उसी पर्सन की स्पिरिट जिसका नाम मास्टर लुओ था वो लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, सोर्ड इंटेंट के मामले में तो तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया, और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी तुम इसी तरह से हार्ड प्रैक्टिस करते हुए खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाओगे। और ये कहकर मास्टर लुओ ने वहाँ पे अपनी सारी टेक्निक्स भी लिन फेंग के हवाले कर दी थी। और ऐसा होते ही मास्टर लुओ की स्पिरिट वहाँ से खुद ब खुद ही गायब हो गई थी, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे मास्टर लुओ का शुक्रिया अदा करने लगा था, क्योंकि उस ट्रिब्यूलेशन की वजह से लिन फेंग भी डिवाइन मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था। वहीं लिन फेंग वहाँ पे शाओटियान की मदद से देखता है कि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन अब स्टार्ट हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से बहुत ही तेजी से उसी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन की तरफ निकल गया था। और जैसे ही लिन फेंग बैटल अरीना के अंदर पहुंचता है तो तभी उसकी नजर वहाँ पे चंगाई के ऊपर पड़ती है, जिसने अचानक वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर सुनर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था, जिसकी वजह से सुनर वहाँ पे थोड़ी घायल हो गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर चंगाई दोबारा वहाँ पे सुनर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक वहाँ पे सुनर को लग पाता उससे पहले ही लिन फेंग ने वहाँ पे बीच में आते हुए सुनर को बचा लिया था। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर चंगाई गुस्से से
लिन फेंग को वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिससे लिन फेंग ने भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। चेंग हाई भी जानता था कि लिन फेंग उसे काफी कड़ी टक्कर देने वाला है, इसलिए चेंग हाई स्टार्टिंग से ही अपने सबसे पावरफुल अटैक से लिन फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके सभी हमलों को डोज कर रहा था, लेकिन चेंग हाई था कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक के बाद एक लगातार वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। पर अब हम देखते हैं कि लिन फेंग भी इस फाइट से तंग आ चुका था, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे अपने ड्रैगन सूट का यूज करते हुए चेंग हाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर चेंग हाई भी लिन फेंग की ड्रैगन सूट के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग की ड्रैगन सूट वहाँ पे उसकी सोर्ड को चीरते हुए सीधा जाकर वहाँ पे चेंग हाई को हिट कर गई थी, जिसकी वजह से चेंग हाई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लिन फेंग के पास ड्रैगन सूट कहाँ से आई, तो असल में पहले चेंग हाई ने अपनी ड्रैगन सूट से लिन फेंग के ऊपर अटैक किया था, लेकिन लिन फेंग ने उसके अटैक को मैनिपुलेट करते हुए उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था। और लिन फेंग के ऐसे कमाल के पावर्स को देखकर बैटल अरीना के बाहर खड़े हुए किसी भी पर्सन को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो सभी वहाँ पे शौक के मारे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये किस तरह का मास्टर कल्टीवेटर है जो कि हर बार हमें अपने पावर से सरप्राइज कर देता है। इवन अब वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे लिन फेंग को मास्टर कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर मौजूद चेंग हाई अभी भी अपनी हार नहीं मान रहा था। इवन वो वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर इल्जाम भी लगाने लगा था कि जरूर तुमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए यहाँ पे कोई चीटिंग की है। चेंग हाई की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे गुस्से से अपनी पावर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से चेंग हाई के ऊपर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावर प्रेशर पड़ने लगा था। और लिन फेंग के पावर प्रेशर की वजह से चेंग हाई वहीं पे नीचे गिर गया था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे चुपचाप बैटल अरीना से बाहर जाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक ही चेंग हाई वहाँ पे दोबारा खड़े होकर अपनी सोल को बंद करने लगा था, और देखते ही देखते चेंग हाई वहाँ पे अपनी लाइफ पावर का यूज करते हुए पीछे से लिन फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे एक टोर्नेडो बनाते हुए ना सिर्फ उसके अटैक को रोक दिया था, बल्कि एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे दोबारा पीछे की तरफ फेंक दिया था। और अब तो चेंग हाई की मरीडिस भी वहाँ पे बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। ये देखकर अब वहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका था कि लिन फेंग मास्टर लोगों का अगला सक्सेसर बन चुका है। और जब ये बात सुनकर और मिसुई को पता चलती है तो वो दोनों ही वहाँ पे लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी सभी डिसेबल्स अभी भी वहाँ पे शौक में थे, क्योंकि उन लोगों को अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक 17 साल का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। खैर इसी के साथ ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन यहीं पे खत्म हो गया था, और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। ओके, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।